तो आज थोड़ा लंबा जाम लगा हुआ था इधर। तो खरीदारी का माहौल चल रहा है लोगों का। ऑफर वगैरह लगा के रखते हैं शायद क्रिसमस से लेके 1 तारीख तक, तो वो अभी ऐसे ही रहेगा। तो खास युवाओं का देश है और युवाओं के अंदर ये जो कल मैं बता रहा था मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति डिजायर्स, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल था। और बच्चों की ख्वाहिशें होती है तो पेरेंट्स जो है वो फिर भ्रष्ट आचरण भी करने लगते हैं। उनको लगता है ख्वाहिशें कैसे पूरी करें। ख्वाहिशें बहुत ज्यादा होती है, बहुत महंगी भी होती है। तो एक ख्वाहिश पूरी की, दूसरी की, तीसरी, फिर महंगी होती जाती हैं। तो वो बच्चों को मायूस नहीं देखना चाहते और उनको संस्कार देते नहीं है, सिखाते नहीं है। और महंगी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए फिर भ्रष्ट आचरण करने लगते हैं। तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है, कल आपसे बात की थी। और कल एक चीज और हम लोग बता रहे थे कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये तय होता है करप्शन। कई जगहों पर करप्शन को उतना वो नहीं माना जाता, उसका कारण ये करप्शन है भी नहीं, खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। तो जब आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंडेक्स देखते हैं तो वो बहुत अच्छे देशों में से आते हैं, क्योंकि वहां जरूरत नहीं है उस तरह की। कई ऐसे शहर हैं जहां पर लोगों के पास खुद के मकान है, मकान का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा वो होटल में कन्वर्ट कर देते हैं। जहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे भी है, वहां अगर खुद का मकान किसी के पास है और खुद का एक होटल है तो वो पैसे वाला आदमी होगा, क्योंकि लोग जो है वहां बहुत किराया देते हैं। तो इस जगह की इकोनॉमी में आप देखेंगे तो करप्शन उतना ज्यादा उस तरह का नहीं होता और गरीबी भी नहीं होती। तो वहां उल्टा आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बैंकों में रखने के लिए पैसा देना पड़ेगा। बैंक जो है वो बोलता है कि हम कोई ब्याज नहीं देंगे बल्कि आप पे करेंगे, क्योंकि आपका पैसा हम संभाल के रखे हुए। ठीक है, तो ऐसे कंट्री हैं। तो निगेटिव टैक्स, निगेटिव आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। निगेटिव इंटरेस्ट मतलब आपको उल्टा आपको पे करना है, बैंक को सर्विस के बदले पे करना है। अभी भी आपके बैंक चार्ज लगाते हैं ना, आप तो पैसा डाल के रखते हैं और वो बोलते हैं हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं, इसलिए पैसा काटते रहते हैं। कई तरह की चीजों के पैसा काट लेते हैं। ब्याज तो कम मिलता है आपको, डिपॉजिट कम होता है, क्रेडिट कम होता है, डेबिट ज्यादा होता है। तो ये सर्विसेज के आने वाले समय में ये होंगे, जब इकोनॉमी इस तरह की हो जाएगी तब ऐसा होगा। अगर हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात न करें, कई लोग बोलते हैं अभी मत बताओ, अभी मत करो, ये सब चीजें अभी मत बताओ, गरीबी के बारे में बात मत करो, हमारा दिमाग खराब होता है। क्योंकि हम अच्छे से जी रहे ना, अच्छे से कमा रहे ना, बढ़िया चल रहा है और सब कुछ बढ़िया है, कोई खराब नहीं है, देश बहुत बढ़िया है, कोई गरीबी नहीं है। मैंने एक जैन मुनि का बताया आपको, मैंने उनको बताया कि जो बिस्किट है पार्ले जी वाला, इसमें जो आप यूरोपियन वो जो मानक है स्टैंडर्ड वाले, तो उसमें वो लिखे रहते हैं, ई नंबर्स लिखे रहते हैं। तो E478, 471, उसका मतलब होता है जिलेटिन, उसका मतलब गाय की चर्बी। तो गाय की चर्बी है उसके अंदर, आपके पार्ले जी बिस्किट में भी, वो उसके पैकेट पे लिखा हुआ है जिलेटिन लिखा हुआ है। तो जिलेटिन का मतलब होता है सुअर की चर्बी या गाय की चर्बी। तो अरब देशों में तो वो लिख देते हैं कि हलाल है कि हराम है, लिखना जरूरी है ऊपर। रेड और ग्रीन सिग्नल से काम नहीं चलेगा। क्या करना है, संकेत क्या लिखना है, हलाल लिखना है या हराम लिखना है। उर्दू में भी, उसमें भी, अरबी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। तो अगर सुअर का है तो वो हराम है, वो लिखना पड़ेगा आपको, बिक नहीं सकता वो वाला, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। और अगर वो गाय की चर्बी है तो वो हलाल लिखते हैं, तो हलाल लिखते हैं। लेकिन भारत में उसके लिए क्या होता है कि सीधा सीधा अगर ब्लड और सीधा सीधा अगर मांस, मीट अगर किसी प्रोडक्ट में मिलाया जा रहा है काट करके, तो उसके लिए रेड निशान लगाते हैं। लेकिन पाउडर के फॉर्म में है, सुखाया हुआ है, पहले गाय का जिलेटिन का पाउडर बना दिया है और उसके बाद अगर मिला रहे हैं फ्लेवर बढ़ाने के लिए या इमल्सिफायर के लिए या बहुत सारे स्टेबलाइजर के तौर पे मिला रहे हैं या फिर उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे मिला रहे हैं, तब वो रेड और ग्रीन नहीं
नहीं लगाएंगे उस पर, फिर आपको ई नंबर से पहचानना पड़ेगा। तो इंडिया में कोई नंबर है आई नंबर, इंडिया के लिए नहीं, वो यूरोपियन यूनियन ने बनाया हुआ। ई नंबर किसका है? यूरोपियन यूनियन का, यूरोप में चलता है वो। तो हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ई नंबर लिखा है, पार्ले जी ने और इन्हें। इसलिए आप मार्केट में जो पिज्जा खाते हैं उसमें है, घर पे जो पिज्जा बेस बना करके पिज्जा बेस जो मार्केट से लाते हैं उसी में गाय की चर्बी है। तो हिंदू है वो गाय भी खा लेगा, सुअर भी खा लेगा। मुसलमान सुअर नहीं खाएगा लेकिन गाय खाएगा, लेकिन हम दोनों खा लेते हैं। तो जैन मुनि को बताया गया कि मुनि जी ये तो आप जो खा रहे हैं, अरे अभी खाने दो, अभी मत बताओ। हमने कहा मतलब खाने दो मतलब इसको छोड़ो ना भाई, इसको नहीं खाना चाहिए आपको। बोले अब जब खाते हैं तभी बताओगे क्या? मतलब अरे कमाल है, तुम खा रहे हो इसलिए तो बता रहे हैं। तो ये हालत है। ऐसे ही कई लोगों को गरीबी के बारे में बात करो तो बोलते हैं अभी हम अमीर है ना, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, देखो सब कितनी भीड़ लगी है खरीदारों की, जाम लगा हुआ है, अब बोलते हो देश में गरीबी है। अभी मत बताओ, अभी हम खरीदने जा रहे हैं ना, अभी हमारा मूड ठीक है ना, अभी हम खर्चा कर रहे हैं ना, अभी मत बताओ गरीबी के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में ये आपको डीपीएसपी में भी आएगा, प्रस्तावना भी यही कहती है। प्रियम्बल हमारी पूरी की पूरी एक आदर्श है, किसका? नैतिकता का। हमको मोटिवेशन भी देता है और इंस्पिरेशन भी देता है, किस तरफ चलना चाहिए, एथिक्स की तरफ चलना चाहिए। तो हमारी मॉरलिटी कहां से निकलनी चाहिए? डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, खास करके प्रियम्बल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3 चीजें निकल के आई थी ना, इगेलिटे, फ्रेटर्निटे, लिबर्टे। लिबर्टी स्वतंत्रता, इगेलिटे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा, 3 बड़ी चीजों का जिक्र है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसका बेस है, फ्रांस की क्रांति, लोकतंत्र का जन्म। उस समय जो एलिट थे, उस समय के जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उस समय के लोग थे क्लर्जी, जो उन सब सामंतों को, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन सबको काट दिया था, गिलोटिन कर दिया था, काट दिया था, उनके गले काट दिए थे, ढूंढ ढूंढ के मारा था अमीरों को। तुम बहुत अमीर हो, तुम डिसीजन मेकिंग करते थे, तुम चर्च से जुड़े हुए थे, तो धर्म से जुड़े हुए प्रमुख लोगों को और फाइनेंस से जुड़े हुए, इकोनॉमिक से जुड़े हुए प्रमुख लोगों को काट दिया गया। तो ये तो नक्सलिज्म हुआ, लेकिन बहुत शूट तरीके से काट दिया गया हमको। गिलोटिन बोलते हैं उसको, गिलोटिन कर दिया गया। और फिर नए संविधान की स्थापना हुई एक तरह से, और वो था इस पे आधारित, 3 चीजों के सिद्धांतों पर आधारित। भाईचारा होगा, स्वतंत्रता होगी और समता होगी, इक्वालिटी होगी, समानता होगी, सब लोग समान होंगे। तो फ्रांस की क्रांति का परिणाम था ये। हमारे संविधान में वहीं से लिया गया, अमेरिका के संविधान में वहीं से लिया गया, इन 3 चीजों को लिया गया। और ये है संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इसलिए इक्वालिटी की बात की जाती है, इसलिए गरीबी मिटाने की बात की जाती है, इसलिए समता मूलक समाज बनाने की बात की जाती है। इगेलिटेरियन सोसाइटी हमारे संविधान का लक्ष्य है, शासन का लक्ष्य होना चाहिए, और प्रत्येक ब्यूरोक्रेट का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में भी उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ा सोर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। बाद में आएंगे धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ तो बायस्ड भी होते ना। इसलिए कभी भी आप गीता को लिखेंगे ना कि गीता से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, तो उसको स्पिरिचुअल टेक्स्ट लिखना, रिलीजियस टेक्स्ट मत लिखना। क्या लिखोगे? स्पिरिचुअल टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट। धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक ग्रंथ में फर्क पड़ जाता है। आध्यात्मिक शब्द आने के बाद वो सेक्युलर हो जाता है। आध्यात्मिक शब्द क्या है? सेक्युलर है। और रिलीजियस वाला क्या है? धार्मिक जो है वो कम्युनल है। धार्मिक शब्द सांप्रदायिक है, कम्युनल वर्ड है। जबकि गीता कौन सा टेक्स्ट है? रिलीजियस टेक्स्ट है, सॉरी स्पिरिचुअल टेक्स्ट। अध्यात्म, अध्यात्म धर्म से अलग चीज है।
अध्यात्म ऊंची चीज का नाम है, धर्म उससे थोड़ा सा नीचे है। देखा जाए तो धर्म टेंजिबल है और अध्यात्म इंटेंजिबल है। धर्म जो है वो जो है सभ्यता है और अध्यात्म संस्कृति है, कल्चर। इसलिए वो हिंदुइज्म और हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदूवादी होना और हिंदुत्ववादी होना दोनों में अंतर है। हिंदुत्व में और हिंदुइज्म में, हिंदुवाद में, वाद शब्द जब जुड़ जाता है तो वो थोड़ा सा घटिया हो जाता है, और हिंदुत्व शब्द जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। हिंदुइज्म और हिंदू तो धर्म के रूप में है या फिलॉसफी के रूप में है। जब वो चीज फिलॉसफी के रूप में होती है तो वो क्या होती है? अध्यात्म होती है। फिलॉसफी के रूप में अध्यात्म है। इसलिए कोई व्यक्ति आर्य समाज में है, आर्य समाज के मंदिर में जाता है और हवन करता है, तो आर्य समाज धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है तो आर्य समाज के सिद्धांत का पालन कर रहा है, तो आर्य समाज की फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है। हमारे गुरुजी ने कहा कि जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान। अगर वो नारा लगा रहा है और पीला कपड़ा पहन रहा है तो वो एक तरह से धर्म में है, भौतिक रूप से, टेंजिबल रूप से पालन कर रहा है। लेकिन वाकई में अपनी जिंदगी में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। इस आधार पे, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है वो जिंदगी में। इसका मतलब वो हार्टली फॉलो कर रहा है, वो आध्यात्मिक है। उसके लिए मूर्ति, मंदिर, टेंजिबल, जिनको छुआ जा सकता है, जिनको छू करके महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती अध्यात्म में। अध्यात्म में जिंदगी में धारण किया जाता है। अध्यात्म को जिंदगी में धारण करना पड़ता है, अपनी जिंदगी की लाइफ स्टाइल में, यानी कि एटीट्यूड में नहीं रखना बल्कि बिहेवियर में लेके आना पड़ता है। आगे समझ, बिहेवियर में लेके आना अध्यात्म है और एटीट्यूड में रखना धर्म है। आप केवल एटीट्यूड तक रखेंगे तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। उसको अगर जिंदगी में ले आते हैं, आचरण में ले आते हैं और उसका व्यवहार में ले आते हैं, उसको व्यवहार करने लगते हैं, तो वो अध्यात्म हो जाता है। आगे समझ में? तो इसलिए आप कहोगे कि हमारे तो एथिक्स का या मोरल्स का या हमारी वैल्यूज जो है कम्स फ्रॉम रिलीजन, तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है, क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा पार्शियलिटी भी कर सकते हैं, प्रेजुडिस भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप नौकरी में आने के बाद कुछ लोगों को फेवर करें, कुछ के अगेंस्ट जाएं, तो वो एथिकल डायलेमा तैयार करेगा। लेकिन स्पिरिचुअल है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कभी भी लिखोगे, लैंग्वेज बनाते समय हिंदी मीडियम वाले आध्यात्मिक शब्द लिखना, इंग्लिश वाले स्पिरिचुअल लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जब लिखोगे। इसलिए गांधी जो है वो आपको स्पिरिचुअल ज्यादा लगते हैं, रिलीजियस कम लगते हैं। विवेकानंद भी स्पिरिचुअल ज्यादा लगते हैं, रिलीजियस कम लगते हैं। विचारकों को देखो आप लोग, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू भी, जवाहरलाल नेहरू भी हैं। ये लोग स्पिरिचुअल ज्यादा लगेंगे आपको। और स्पिरिचुअलिटी देखा जाए तो एसेंस है और फाइनेस्ट फॉर्म है। बहुत मेहनत लगती है, स्पिरिचुअलिटी कठिन है। रिलीजन जो है वो बहुत सरल है, उसमें फॉलो करना होता है। तिलक लगा लो, हवन में बैठ जाओ, भगवा कपड़े पहन लो, बहुत आसान काम है। लेकिन अंदर से भगवा करना, अंदर से केसरिया रंग लेके आना, यानी त्याग, सेक्रीफाइस, अपनी आदतों पे लगाम, संयम, सेवा की भावना विकसित करना, ये बहुत खतरनाक काम। तो अध्यात्म आपको असली में जीना सिखाता है। असली रैदास,
रैदास जो थे वो चमार थे, जूता सिलते थे, जूता बनाने का काम करते थे बनारस में। तो सब लोग गंगा स्नान के लिए जब जा रहे थे उन्होंने कहा आप नहीं चलोगे? बोले हमारे तो यहीं पे गंगा है, ये जो चमड़ा हम जिसमें गलाते हैं, पानी जो दिख रहा है ना, यही गंगा है। बोले ये गंगा है? तो उन्होंने सोने का कंगन दिया, बोलना है गंगा माँ अगर खुद अपना हाथ कहानी है, दृष्टांत है, हुआ या नहीं हुआ हम उसकी गारंटी नहीं लेते, माइथोलॉजी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन उदाहरण अच्छा है कि भक्ति हो तो रैदास जैसे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बड़ी कहावत है। कई बार हो सकता है इसी को एक्सपांड करने के लिए आ जाए आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है अध्यात्म, मन चंगा होना चाहिए। मन खराब है और ऊपर से पूजा पाठ का, ऐसे लोगों को बोलते हैं बगुला भगत। तो केवल रिलीजियस जो लोग होते हैं उनको बगुला भगत कहा जाता है। वोट जरूर मिलते हैं उससे, स्पिरिचुअलिटी से वोट नहीं मिलते, लेकिन शांति मिलती है, भगवान मिलते हैं, सुख मिलता है, वोट नहीं मिलते। वोट तो फिर आपको ढांचा दिखाना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, और प्रदर्शन अध्यात्म का होता नहीं क्योंकि वो तो इंटेंजिबल है, अमूर्त है। तो कंगन जब देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा गंगा माता यदि हाथ बाहर निकाले अपना तो उनमें कंगन पहना देना, नहीं निकाले तो मत करना। तो ब्राह्मणों ने कहा ये बकवास बात करता है, हम भी जो है इतनी बार गए, कभी कोई हाथ निकाला गंगा तो कुछ होती नहीं है। लेकिन वो जब गए तो उन्होंने कहा रैदास ने कुछ भेजा होगा, लाओ पहना दो, ऐसा कहानी में आता है। तो उन्होंने पहना है। उन्होंने कहा ये एक कंगन है, दूसरा कहा है, तो उन्होंने फिर वो अपने उसमें से निकाल के बताया। ऐसी कहानी है। जनेऊ की बात हुई, तुम इतने पंडित बनते हो, इतना ज्ञान है, जनेऊ बताओ। हमने तो जनेऊ पहन रखी है। तो उसने चीरा लगा के शरीर में अंदर से जनेऊ निकाल के बताया, शरीर के अंदर से चीरा लगा के बताया। हनुमान जी की भी कहानी आती है ना, सीता का, और पोस्टर देखा होगा आपने जिसमें हनुमान जी छाती फाड़ करके बोलते हैं राम सीता तो अंदर है, बाहर से नाटकबाजी करने से कुछ नहीं होता, बाहर से भक्ति नहीं होती, अंदर से होती है। तुम्हारे पास नहीं होंगे, तुम बड़ा वो लगे रहते हो, कभी भी आते हैं तो तुम मंच पे चढ़ जाते हो, नजदीक नजदीक फोटो खिंचाते हो, सेल्फी लेते हो। हम तो दूर खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे दिल में है सेल्फी, हमारे दिल में है। उसके लिए सेल्फी खिंचाने की जरूरत नहीं है। नजदीकी दिखाने का दूसरा भी और तरीका हो सकता है, उनके लिए काम करना, उनके आदर्शों पे चलना। इसलिए कहा जाता था राम को मानना धर्म है और राम की मानना अध्यात्म है। अब आ रहा समझ? राम को मानना क्या हो गया? धर्म। और राम की मानना यानी राम ने कहा क्या है, राम चाहते क्या है, वैसा बन जाना, ये अध्यात्म है। हम लोग एक कविता की लाइन भी पढ़ते थे, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना हो। यानी राम के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। वो बहुत खतरनाक काम है, उनके पद चिन्हों पे चलना। यानी कि लालच को ठुकराना, ग्रीड, डिजायर्स कम होना, राजपाट के बजाय जंगल को चुनना। एक तरफ आराम है, एक तरफ राक्षसों से लड़ना है, संघर्ष का रास्ता है। एक तरफ बहुत कंफर्ट था, तो राम का रास्ता बड़ा संघर्ष वाला है, उसमें कांटे मिलते हैं, उसमें दिक्कतें बहुत है। इसलिए राम को फॉलो करने में बहुत दिक्कत है। गांधी को मानना और गांधी को फॉलो करना दोनों अलग अलग चीज है। गांधी जी की तस्वीर पे फूल चढ़ाना, माला, गांधी जयंती मनाना, मूर्ति पर जाकर के माला चढ़ाना अलग चीज है, और गांधी के आदर्शों को जिंदगी में लागू करना बहुत कठिन काम है। मुझे लगता है धर्म और अध्यात्म क्लियर हो गया होगा, सभ्यता और संस्कृति भी क्लियर हो गई होगी। इसलिए वो निबंध आया था ना कि जो हम हैं वो क्या है, वो संस्कृति है, और जो हमारे पास है वो सभ्यता है। अब आ रहा समझ? पिछली बार निबंध आया था यूपीएससी में, पहला वाला निबंध था ये, शायद पहला या दूसरा, कि जो हम हैं वो क्या है, संस्कृति है, कल्चर, कि हम क्या हैं वो कल्चर है। और जो हमारे पास है, क्योंकि हमारे जो पास है वो तो हम छू सकते हैं, टेंजिबल है ना। जो हमारे पास है वो क्या है, सभ्यता है, सिविलाइजेशन। हमारे पास में जो है वो सिविलाइजेशन है, और जो हम खुद हैं वो संस्कृति है, संस्कार है, कल्चर।
एक और निबंध था, ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन तक की जो यात्रा है उसमें बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है। तो ह्यूमन बीइंग हो गया सभ्यता एक तरह की, और बीइंग ह्यूमन, मानव और मानव बनने की कहानी बड़ी लंबी है। मनुष्य होना और मानव बनना दोनों अलग अलग चीज। इसलिए नीचे एक कोटेशन मिलेगा, मनुष्य का जन्म तो सरल है परंतु मनुष्यता बहुत कठिनाई से निभाई जाती है, बहुत कठिन यत्न से प्राप्त होती है। इंसानियत बहुत मुश्किल से मिलती है। इंसान होना सरल है, मनुष्य के रूप में जन्म पाना बड़ा सरल है, लेकिन मनुष्य बनना बड़ा कठिन है। उसको प्राप्त करना पड़ता है। एक प्रदत्त स्थिति है, एक एक्वायर्ड है। सो इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी या बीइंग ह्यूमन, आपको एक्वायर करना पड़ता है। जबकि ह्यूमन बीइंग तो आप पैदा हुए हैं, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। और एक बार कोई मानव बन जाए तो फिर बने रहना और कठिन काम है, क्योंकि बहुत जल्दी वो पशु बन जाएगा, एनिमल हो जाएगा। वहां टिके रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपने देखा होगा कि आशाराम बापू बड़े संत बने और भक्त लोग आने लगे और फिर वो जानवर बन गए। फिर महात्मा बने, साधु बने, लेकिन इंसान भी नहीं बने रह पाए। महात्मा तो सुपरमैन टाइप होता है ना, मतलब महान आत्मा, मतलब तो सामान्य आदमी भी नहीं, उससे भी बड़ा आदमी। लेकिन वो तो सामान्य इंसान भी नहीं रहा, फिर जानवर बन गया, जानवर जैसी हरकतें करने लगा। तो ये पूरी, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये निबंध का पेपर भी है। और पहला वाला जो निबंध का सेक्शन है, वो चारों निबंध आप उठा के देखोगे तो चारों के चारों फिलोसॉफिकल है। अगर आप इस लैंग्वेज में सोचना नहीं जानते, इस मेरी बात को समझ नहीं सकते, तो आप चारों में से कोई भी निबंध नहीं लिख सकते। आप कहोगे नहीं उसमें एक चॉइस साइंस टेक की होगी, एक एनवायरमेंट की होगी, एक इकोनॉमी का होगा, तो हम कैसे भी करके मैनेज कर लें। चारों के चारों फिलोसॉफिकल है। जाके देखो आज ओल्ड क्वेश्चन पेपर करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके यूपीएससी में जाके देखो, और पिछले साल जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, जनवरी में जो भी, उसका देखो 2020 के एग्जाम का, मेंस का ऐसे का पेपर देखो उसमें जाके, और शुरू के सेक्शन के चारों देखो, फिर सेकंड सेक्शन में भी वैसा ही है, एक क्वेश्चन, एक या दो। अगले वाले में भी 4 निबंध पूछे, लेकिन 2 थोड़े से उसमें थोड़ा दिया है उन्होंने कि कम से कम इनको थोड़ा तो नंबर कमाने दो। अगर किसी को फिलोसॉफिकल लिखना नहीं आता तो कम से कम कुछ तो लिखे आदमी, नहीं तो उसको 8, 10, 15, 20 नंबर इससे ज्यादा नहीं आएंगे अगर फिलोसॉफिकल लिखना नहीं आता तो। इसलिए मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं उसमें लिखना आना चाहिए आपको। केवल 4th पेपर के लिए नहीं, ऐसे के लिए भी 250 नंबर का होता है, ऐसे भी 4th पेपर भी 250 नंबर का, बहुत वेटेज है इसका, इसको समझिए। और पॉलिटी वाले पेपर में फिर यही लैंग्वेज आ जाएगी। फर्स्ट पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन फिर ऐसे ही आ जाएंगे, तो अच्छा खासा है। 600 नंबर का, लगभग 600 नंबर का इस लैंग्वेज में आएगा जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं। और हमारी ये लैंग्वेज बहुत मजबूत है गायत्री परिवार की वजह से, अखंड ज्योति की वजह से, क्योंकि हम इसी लैंग्वेज में बचपन से पढ़ते रहे। और गुरुजी की सारी किताबें जो नीचे वो जो वाचनालय दिख रहा है, वो जो दिख रहा है पुस्तकालय, जहां पर आपको किताबें मिलती हैं, वो सारी किताबें इसी लैंग्वेज की है। शानदार हिंदी है और बहुत क्लासिकल लिखा हुआ है, जबरदस्त। वो सब हमने पढ़ रखी, 90% बुक्स पढ़ रखी है उसमें से। 10% तो छूट गई होंगी, लेकिन 90 बचपन से पढ़ते रहे ना, उसी का नतीजा है कि आपको इतने अच्छे, इतने उदाहरणों के साथ समझा पाते हैं। और ये हम पहले से, जब सिलेबस में नहीं थी ये चीजें, अब तो सिलेबस का पार्ट है। हम तो पिछले 25 सालों से ऐसे ही इसी लैंग्वेज में ही पढ़ा रहे हैं। बच्चे कई बार बोलते हैं सर ये सब चीजें इतनी कहाँ आती हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं काम करता है। हमने कहा नहीं, एक दिन आएंगे। और 2014 में जब ये सिलेबस बदला और ये सब इनके मार्क्स मिलने लगे और बाकायदा ये सब चीजें जुड़ गई, तो हमको चैन आया। हमने कहा यही होना था, हम पहले से इंतजार कर रहे थे। तो 10-15 सालों का इंतजार जो है हमारा पूरा हुआ। हम बात करते थे, हमारे कोई भी आईएएस मित्र वगैरह, आईपीएस जब भी हमारे साथ होते थे, हम सब बात करते थे यार एथिक्स का एक पेपर होना चाहिए। बहुत पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले चर्चा करते थे, एथिक्स का पेपर होना चाहिए यार, एथिक्स नहीं है लोगों में, इन सबको पढ़ाओ ये सब चीजें।
ये बच्चे जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, इनको सबको पढ़ने की जरूरत है। अब हमने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी किसी कमेटी को, कमीशन को, लेकिन ये अपने आप आया ना, आया फिर, क्योंकि एग्जाम हम देते थे तो हमको ये कमी महसूस होती थी, और जॉब में जाते थे तो लोगों के पास एथिक्स ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, अहंकार था, करप्शन था, ईगो बहुत था। फिर लगता है इतना ईगो की क्या जरूरत है, जनता की सेवा के लिए आए हो। ठीक है, पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है, लोग बहुत हैं, इतने सारे लोगों की अपेक्षाएं आप पूरी नहीं कर सकते, ये बात सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा विनम्र तो रहना चाहिए, लोगों से बात करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको, इसके अलावा भी और कुछ गुण हैं, जैसे प्रोबिटी है, लिखवाया था ना कल कौन नोट करके लाया था, आप में से किसी ने लिखा था, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, एक अपने आप में है ना, सेल्फिश होकर के सेवा नहीं करना। किस टाइप से सेवा करना? निस्वार्थ भाव से सेवा करना। और आपको जो गुणों में बताया था, इंटीग्रिटी वाला पार्ट बताया था, सत्यनिष्ठा वाला बात बताई थी, और गुण बताए थे कि वैल्यूज आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है। ठीक है, वैल्यूज निकाल करके लानी है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से बताया, महापुरुषों के कोट से, आप बहुत सारे महापुरुषों के कोट पढ़ोगे तो उससे, क्योंकि इन सब चीजों से नैतिक दुविधा से बचा जा सकता है, एथिकल डायलेमा से बचा जा सकता है। कई बार जब भी आपको दो चीजें सही लगेगी, दो चीजें सही लगेगी कि ये करें या ये करें, तब आपको इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। नीचे एक कोटेशन और देखा होगा, अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं ताकि आपके सभी भाई सुखी रह सके। ये तो कम्युनिस्ट अप्रोच हो गई। तो हमारे गुरुजी तो लिखते ही थे कि यज्ञ करना भी अपने आप में कम्युनिज्म, यज्ञ आपको कम्युनिज्म सिखाता है, साम्यवाद सिखाता है, क्योंकि यज्ञ जो है, यज्ञ जो आप कर रहे हो वो तो धर्म है, लेकिन उससे जो शिक्षा मिल रही है वो अध्यात्म है। तो यज्ञ में जब आप आहुति देते हो तो बोलते हो कि इदम न मम, संस्कृत में ये शब्द बोला जाता है, स्वाहा, स्वाहा के अंत में एक शब्द आता है, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये सबका है, ये आपका है, ये मेरा नहीं है। ये जो मैं अर्पित कर रहा हूं, ये जो मैंने स्वाहा किया है, ये जो मैंने त्याग किया है, या ये जो मैंने अपने संपदा में से लगाया है, घी डाला है, हवन सामग्री डाली है, इसका मतलब मेरे पास जो कुछ भी है ये मेरा नहीं है। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आ गया गांधी जी का, कि आपके पास जो संपत्ति है वो उसके आप सिर्फ ट्रस्टी हो, ये आपकी नहीं है। गांधी यही कहते हैं ना, इदम न मम। तो साम्यवाद क्या कहता है, कम्युनिज्म क्या कहता है? कम्युनिज्म भी तो यही कहता है, पूंजीवाद कहता है कि ये जो कुछ भी मेरे पास है ये मेरा है। कैपिटलिज्म क्या कहता है कि ये जो कुछ भी है ये मेरा है, लेकिन साम्यवाद बोलता है कि ये मेरा नहीं है, ये आपका है, बल्कि ये सबका है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम। जब आप वसुधैव कुटुम्बकम बोलते हो हिंदुत्व में, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं, तब आता है ना वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा हमारी कुटुंब है। तो फिर रोहिंग्या को क्यों भगा रहे हो? फिर ये सीए एनआरसी में क्यों कह रहे हो कि केवल हिंदू होगा, जैन होगा, बौद्ध होगा तो उसको हम नागरिकता देंगे? और फिर पूरा विश्व गुरु कैसे बनोगे? विश्व गुरु बनना मतलब, विश्व गुरु बनना का मतलब बहुत बड़ी बात है। और जिस शिव की आराधना करते हो उसको कहा जाता है पशुपति। हिंदू धर्म में किसकी आराधना की जाती? गॉड ऑफ एनिमल्स। पशुपति मतलब केवल मनुष्यों के देवता नहीं है वो। शिव जो है वो बहुत शिव कल्याणकारी हैं, और शिव जो है वो कष्टों को हरण करते हैं और गलत चीजों को अपना लेते हैं और बाकी चीजें बांट देते हैं। अमृत तो बांट देते हैं, जहर को अपने पास रखते हैं। तो शिव भक्तों को क्या करना चाहिए? कष्ट निवारण करना चाहिए। दलितों के देवता हैं शिव, दबे कुचलों के देवता हैं, यहां तक कि पशुओं के देवता हैं, इंसानों को छोड़ो। दलित तो मनुष्य है,
वो तो किसके देवता है? पशुओं के देवता है। तभी पशुपति की सील मिली ना इंडस वैली में। दिख रहा है उसमें क्या क्या दिख रहे हैं। बैल बैठा रहता है उनके सामने और वो शमशान में रहते हैं। शमशान में कौन रहते हैं? त्याज्य व्यक्ति कौन है? गांव के बाहर किसका मकान होता है? दलितों का, छोटे लोगों का। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटे लोगों के देवता हैं। बहुत ही छोटे छोटे लोगों के देवता हैं। एनिमल्स लपेटे हुए उन्होंने शरीर पे, देखा ना आपने? एनिमल्स, सांप रहते हैं। इसका मतलब है जिसको आप मारने दौड़ते हो, जिससे डरते हो, वो मेरा सबसे प्रिय है। तो शिव की फिलॉसफी को समझोगे तो उसकी आत्मा जो है बड़ी जबरदस्त है। शिव कल्याणकारी है और महादेव है। फिर देवों में भी देव है, वो सबसे बड़े देव महादेव। और वो कल्याणकारी होने के साथ साथ विनाशकारी भी है। जो गलत को सहन नहीं करते, वो दंडता को सहन नहीं करते, दंड देने में कतई नहीं हिचकिचाते। तो दंडनायक दंडाधिकारी हैं, डीएम है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो प्रशासन के देवता है। केवल वो दयालु नहीं है, भोला भंडारी बोलते हैं उनको, लेकिन साथ साथ उनको विनाशकारी भी बोलते हैं, प्रलयंकारी भी बोलते हैं, तांडवकारी भी बोलते हैं। तो बैलेंस है, वो एक हद तक आपको सपोर्ट करते हैं। तो अगर अध्यात्म, इसको बोलते हैं अध्यात्म, शिव के दर्शन को निकाल करके लाना शिव में से, और केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना, सोमवार का व्रत करना, और वो जो क्या चढ़ाते 3 पत्ते वाला बिलपत्र चढ़ाना, ये सब जो काम है ये सब धर्म है। और शिव की फिलॉसफी को इस तरह से धारण कर लेना कि जो उद्दंडता को सहन नहीं करता, यानी पुलिस, रूल्स का पालन करवाते हैं वो, तो करप्शन होने देंगे? तो एथिक्स के पेपर के लिए बहुत जरूरी है शिव। तो शिव की फिलॉसफी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शिव स्रोत तो शिव तांडव स्रोत और वो सब आप रख दो सिलेबस में, शिव पुराण रख दो। हाँ, वो नहीं। कार्तिकेय के जन्म की कहानी सुनी ना, तारकासुर का वध, कुमार संभवम, कालिदास ने लिखा है कुमार संभव कैसे हुआ। तो कुमार का जन्म, कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? तारकासुर के वध के लिए। इसका मतलब अवांछित चीजें जो अगर आ जाती है, अंड्यू चीजें जो समाज में आ जाती है, उनको समाप्त करने के लिए वो नए शिशु को जन्म, नए अवतार को जन्म देते, नए सहारक को जन्म देते हैं, जो डिस्ट्रॉयर है। तो शिव डिस्ट्रॉयर है, गलत चीजों को खत्म करने वाले। इसलिए शिव का स्वरूप बड़ा अलग तरीके का है। और उनको थोड़ा सा ऐसे, नहीं तो दूसरे देवता हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत सौम्य रहते हैं। इसलिए जब भी कभी आप देखोगे विष्णु को तो वो लेटे हुए हैं, रिलैक्स, बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में होता है ना, अंबानी टाइप लगते हैं थोड़े से। काफी क्षीर सागर में सोए हुए हैं, पाँव दबाए जा रहे हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं। उनके पास आता भी है तो नारद टाइप नारायण नारायण करते हुए आते हैं। और कभी भी उनको आप गुस्से में नहीं देखोगे, और गुस्से वाली बात को भी वो हंस करके और मुस्कुरा के बात करेंगे। रिलैक्स है, काफी रिलैक्स। एक अनुभव के देवता है ब्रह्मा। सफेद केश जो है वो अनुभव के हैं। 4 मुंह तो नहीं हो सकता, 4 मुंह वाला आदमी तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन 4 मुंह का मतलब है 4 वेद, यानी ज्ञान बहुत ज्यादा है। दूसरे लोगों के पास 1 गुना ज्ञान है, उनके पास 4 टाइम्स है। उनके पास कितना है नॉलेज? क्योंकि 4 मस्तिष्क है, 4 टाइम्स। तो ये सब फिलॉसफी, इसको बोलते हैं तत्व दर्शन। हमारे यहाँ गुरुजी गायत्री परिवार में तत्व दर्शन की साधना करवाते थे कि तत्व दर्शन को समझिए। पूजा पाठ जो है वो धर्म है, और तत्व दर्शन क्या है? अध्यात्म। उसके पीछे की फिलॉसफी को समझिए। तो लोग किस में उलझे हुए हैं? खोखले आडंबरों में उलझे हुए हैं, खोल में उलझे हुए हैं, असली आत्मा में नहीं पहुंच पाए। जल क्यों चढ़ाते हैं, चंदन क्यों लगाते हैं, चावल क्यों चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने का मतलब है शीतलता। तो हमारा मस्तिष्क शीतल रहे, हम जल की तरह शीतल रहें, पवित्र रहें, कोमल रहें, निर्मल रहें, जल की तरह। हमें जल की तरह होना चाहिए, हमारा व्यवहार जल की तरह होना चाहिए। एथिक्स के पेपर के लिए कितना जरूरी है ये सब चीजें।
चंदन, चंदन श्रेष्ठ को किया जाता है, मस्तिष्क पे किया जाता है। चंदन भी शीतलता देता है। चंदन लगाने का भी मतलब ये है। अक्षत का मतलब होता है अपनी संपदा का एक अंश समाज के लिए लगाएंगे, सोसाइटी को देंगे, डोनेशन के तौर पे देंगे, टैक्स देंगे, कुछ नहीं तो समय पे टैक्स देंगे। तो जो हम टैक्सेशन है हमारा देश का, वो क्या है? अक्षत, चावल। अगर कोई टैक्स चोरी करता हो करोड़ों की और भगवान को चावल चढ़ाता हो तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अपनी कमाई का एक अंश सोसाइटी के लिए देते हैं, वो लोगों का चावल चढ़ाने का मतलब होता है। अगर वो चावल नहीं भी चढ़ाता है तो भी उसका मीनिंग यही होगा। इसका मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं किन चीजों से? जल से। पुष्प का मतलब सुगंधी होता है। आपके कर्म ऐसे हो जो सुगंध फैलाते रहें, तो फिर भगवान भी आपको सिर पे बिठाएंगे। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म साफ सुथरे रखो, पुष्प की तरह खिलो, प्रसन्नता बांटो। आपकी लाइफ कलरफुल होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप के कलर होना चाहिए। कलरफुल लाइफ मतलब है ना रंग बिरंगे कपड़े पहन लो, वो कलरफुल नहीं। डिफरेंट शेड्स होने चाहिए लाइफ के, यानी उसमें परोपकार भी हो, एल्ट्रुइज्म। तो आपकी लाइफ में एल्ट्रुइज्म होना चाहिए, परोपकारिता होनी चाहिए। सेल्फिशनेस होती है और एक एल्ट्रुइज्म होता है, स्वार्थ और परमार्थ। तो स्वार्थ और परमार्थ के बीच समन्वय बिठाना आना चाहिए हमको, कि हम स्वार्थ कितना रखें और परमार्थ कितना रखें। क्योंकि हम दो चीजों से मिलके बने हैं, जड़ और चेतन। पदार्थ से मिलके बने हुए हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। सेल, सेल किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये पंचतत्व, ठीक है ना। पंचतत्व से ही ये अधम शरीरा बना हुआ है। तुलसीदास जी भी लिख गए पंचतत्वों से मिलकर बना, यही 5 तत्व हैं, आकाश, अग्नि, वायु। तो अध्यात्म और ये दोनों साइंस मैंने मिक्स कर दिया, उसके साथ एथिक्स में जोड़ दिया। तो आकाश मतलब नाइट्रोजन, वातावरण में क्या है सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन। अग्नि मतलब कार्बन, वायु मतलब ऑक्सीजन, और जल मतलब पानी यानी हाइड्रोजन, और वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, फास्फोरस। हो गया ना, पंच तत्व हो गए। तो आदमी जब उड़ जाता है तो बोलता है इनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो राख जो पड़ी रह जाती है वो कार्बन और फास्फोरस पड़ा रह जाता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में उड़ जाता है। धुआं जो जा रहा होता है डेड बॉडी से, वो 3 चीजें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और 2 तत्व समेट के लाते हैं उठावने में, राख उठा के लाते हैं ना वहां से, तो 2 तत्व उठा के लाते हैं। मुसलमानों में भी यही होता है, वहां जब क्रिमेशन होता है उनका जो तरीका होता है उसमें भी वो धीरे धीरे डीके होता रहता है उसका, तो नेचर में जाता रहता है। तो यही हश्र होता है। तो हम उसी से बने हैं, जाइगोट बना था। तो मदर जब न्यूट्रिशन लेती है तो इन सबका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। मदर के कार्बोहाइड्रेट में पार्टिसिपेट करती है हमारी बॉडी, और फैट बनता है, न्यूक्लिक एसिड, सेल डिवीजन होता रहता है, तो डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है। तो यही न्यूक्लिक एसिड तो रेप्लिकेट करते करते इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। ग्रुप बनता है वो सेल्स का, टिश्यूज, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी। आगे समझ में? चाहे वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे वो आप उधर ले लो, तो एथिक्स में भी यही आएगा। और जब हम इस प्रकार के फिजिकल इन मटेरियल से बने हुए हैं, केमिकल और फिजिकल, ये हमारा कंपोजिशन है, तो इसकी वजह से स्वार्थ जरूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन मांगता है, फूड मांगता है, क्लॉथिंग भी चाहिए, हाउसिंग भी चाहिए। तो फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, इन 3 चीजों के लिए आदमी पूरी जिंदगी भागता है। एनिमल्स भी इसीलिए भागते हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन जो है ये आपका एनिमल वाला नेचर है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के बाद जब हम बीइंग ह्यूमन की बात करते हैं, ये तो ह्यूमन बीइंग हो गया, वो तो एनिमल हो गया। लेकिन जब हम सोशल एनिमल बोलते हैं ना अरिस्टोटल,
एरिस्टोटल बोलता है कि हम एक सोशल एनिमल है, तो सोसाइटी में एनिमल है हम लोग, तो एक सोशल एनिमल होने के नाते हमारा एक इंटरेक्शन है सोसाइटी में एक दूसरे के साथ। तो अकाउंटेबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, कुछ ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो आत्मा के होने के कारण होती है। तो एक भोजन जो होता है वो स्वार्थ वाला शरीर का है, और दूसरा भोजन जो परमार्थ का है वो आत्मा का है। इसलिए हम घर पे जो पेमेंट वाली कोचिंग चलाते हैं वो स्वार्थ को फुलफिल करते हैं, और ये सैटरडे संडे ये जो चलाते हैं ये परमार्थ के लिए करते हैं। तो ये हमारा आत्मा का भोजन है, वो हमारे शरीर का भोजन। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो हम भूखे नहीं रहना चाहते, हमारी अपनी आत्मा को भूखा नहीं रखना चाहते, इसलिए हम यहाँ आते हैं। इसलिए आप पे कोई एहसान नहीं करते, हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये आत्मा के लिए कर रहे हैं, उससे सेटिस्फेक्शन आता है, आत्म संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कल जो हमने बताया था सेल्फ एफर्मेशन, सेल्फ एट्रीब्यूशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि सेल्फ इंस्पेक्शन जब करेंगे, जब अंदर झांकेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो ढूंढेगा कि अच्छा क्या किया, आत्मा के लिए क्या किया, परमार्थ के एल्ट्रुइज्म के लिए क्या किया, सब कुछ स्वार्थ के लिए करते रहे। भगवान को यही चीज पसंद है। भगवान नाम का जो कंसेप्ट है, वो जो सिद्धांत है, भगवान सिद्धांत का नाम, और वो परमार्थ को पसंद करता है। भगवान एक सिद्धांत है, भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म को जो पसंद करता है उसे भगवान कहते हैं। इसको सद्गुण में माना गया है, अच्छी क्वालिटी माना गया, मनुष्यता की पहचान है ये एल्ट्रुइज्म, परोपकारिता, दूसरे पर मदद करना, दूसरे का सहयोग करना। इसलिए वेलफेयरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कंटेंट है। लोक कल्याणकारी राज्य, हमारे स्टेट को क्या बोला गया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो वेलफेयरिस्टिक स्टेट। तो हम क्यों बोलते हैं वेलफेयरिस्टिक स्टेट? क्योंकि स्टेट का काम होगा वेलफेयर करना। लेकिन लोग बोलते हैं अच्छा हम टैक्स दें और इन भूखे नंगों को खिलाओ, और इनको फ्री में जो है, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आते, ऐसे आते ना कि हमारे टैक्स के पैसे से तुम बांट दो, सब बांट दो, तुम तो फ्री अनाज भी दे दो, फ्री ये भी दे दो, मनरेगा भी कर दो, निकम्मों को पालो इनको। अरे तुम कहां से लेके आए भैया, टैक्स चोरी करके लाए हो, इसी समाज से लिया है, समाज को दो। समाज देवता, इसलिए एक बात और शब्द यूज किया जाता है, समाज देवता। सोसाइटी क्या है, गॉड है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, उपादान के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। एरिस्टोटल के 4 कार्डिनल, और वो पढ़े कि नहीं आपने? वैशेषिक सिद्धांत पढ़ा था, और किसमें पढ़ा था, सांख्य दर्शन में? नहीं, उसमें, हाँ सांख्य में। उपादान क्या है, और वो था ना गड़े का बताया था ना, समवाय कारण 3 प्रकार के, 4 काज बताया ना उसने, 4 कॉज बताए। एक टेबल बनी है, टेबल का एग्जांपल देते हैं मेज का। कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बोलते हैं कि एक तो लकड़ी है, एक बनाने वाला है, बड़ी है, कारीगर, लकड़ी का काम करने वाला, वो उसको बनाता है, एक लकड़ी हो गई। तीसरा हो गया समवाय कारण, डिजाइन, उसकी डिजाइन। और चौथा हो गया उसका यूज। फाइनल कॉज क्या हो गया उसका? उस पर बैठ करके खाना खाया जा रहा है, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल है। अगर वो डाइनिंग टेबल है तो उसके ऊपर बैठ के खाना, स्टडी टेबल है तो उस पर बैठ के या उसके पास बैठ करके आप पढ़ेंगे, उस पर किताब रख के पढ़ाई की जा रही है, वो फाइनल कॉज है। तो ये चारों जो कॉज है वो सबने किसने किया है? समाज ने मिलकर किया है। किसी ने डिजाइन किया है, कोई लकड़ी काट के लाया है, किसी ने उसको बनाया है, और कोई बैठ करके खा रहा है। तो समाज इन चारों का ऋणी है। तो एरिस्टोटल 4 बताता है, और हमारे यहाँ 3 दिए हैं, सांख्य दर्शन में उसमें 3 दिए, लेकिन सेम है। कुछ लोग तो बोलते हैं ये हेलेनिस्टिक इंपैक्ट है भारत की संस्कृति पे, भारतीय दर्शन पे। हमारे जो षट दर्शन है वो ग्रीक से आए हैं, क्योंकि जो ग्रीक फिलोसोफर बोल रहे हैं वो सेम हमारे यहाँ के फिलोसोफर बोल रहे हैं।
6 फिलोसॉफी स्कूल वाले। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं यहां से सीख के वो गए हैं, तो हेलेनिस्टिक नहीं है बल्कि ये इंडियन कल्चर का इंपैक्ट है ऑन ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन पे इंडियन इंपैक्ट है। कुछ उल्टा बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं इनके ऊपर हमारा इंपैक्ट है, क्योंकि सबकी बातें आपस में मिलती हैं। कणाद की बात जैसे लाओगे तो पार्टिकल फिजिक्स आ जाएगा। कणाद पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं। न्याय दर्शन जो गौतम का है वो उस तरह से बात करता है, तो पूरा जुडिशरी जो है उससे निकल करके आता है न्याय दर्शन से। योग दर्शन पतंजलि, और उसके साथ अगर हम लोग दोनों को मिला लें, चरक और सुश्रुत को, तो ऐसा लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न सर्जरी पूरी वहीं से निकल करके आई है। लेकिन कुछ बोलते हैं कि नहीं ये वहां पर भी लियोनार्डो दा विंसी या इस टाइप के, तो फिर बात क्या है, लेकिन उससे पहले वहां पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम, विलियम हार्वे भी बात किया है, लेकिन वहां पर इस टाइप की चीजें होने लगी थी। यहाँ के लोग वहां जाते थे, वहां के लोग यहाँ आते थे, सिकंदर के समय से, उसके पहले से सिकंदर आया था, यहाँ नहीं पहुंच पाया उस तरह से। लेकिन सेल्यूकस आया, आपको पता है कि सेल्यूकस की राजकुमारी हेलेना से चंद्रगुप्त की शादी हुई थी। ये जो रिलेशन है 200 बीसी में, 300 बीसी के आसपास जो ये सब चीजें चल रही है, इसी के समय में एक्सचेंज हुआ है गांधार और मथुरा स्टाइल। तो मूर्ति कला में, स्कल्पचर में आप गांधार स्टाइल में देखते हैं तो कनिष्क की मूर्तियां वो सब देखते हो ना, बुद्ध की मूर्तियां, और फिर महावीर की बात करते हैं तो मथुरा में आ जाते हैं हम लोग। तो गांधार हेलेनिस्टिक अप्रोच वहां आता है, तो ये उधर कल्चर में चले गए हम लोग, लेकिन ये उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कहा हम बायो में भी गए थे, इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी जो है कोई पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं 25 सालों से इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में अकेला डील करता हूं। इंडिया में बहुत कम क्लासेस होंगी ऐसी, कोई ऐसा टीचर होगा जो सारे सब्जेक्ट डील करता है। अधिकांश कोचिंग में पॉलिटी कोई पढ़ाना आता है, हिस्ट्री कोई पढ़ाना आता है, बायो कोई और पढ़ाना आएगा, इन्वायरमेंट कोई पढ़ाएगा, फिर एथिक्स कोई पढ़ाएगा। मैंने आपको कितने सब्जेक्ट घुमा दिए थे। ये अप्रोच आपको भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स इसी से मिलते हैं। वर्सेटाइल आदमी इसी को बोलते हैं, जैकब ऑल ट्रेड इसी को कहते हैं, ऑलराउंडर इसी को कहते हैं। और कलेक्टर को दिन भर में 50 तरह के लोग आएंगे मिलने के लिए। आपका जॉब का नेचर भी यही है। थोड़ी देर पहले वकील आया, फिर व्यापारी आ जाएंगे, बाद में पत्रकार आ जाएंगे, बाद में कॉलेज के प्रोफेसर आ जाएंगे अपनी समस्या लेके, फिर कभी किसान आ जाएंगे। आप ये थोड़ी कहोगे मैं तो एक सब्जेक्ट एक दिन में एक ही सराहते थे मैं उसी मोड में रहता हूँ, मेरा माइंड सेट आज सिर्फ किसानों का है और मैं वही तैयारी करके आया हूँ, मैं आज उसी की बात करूंगा। ऐसा नहीं होता, पल पल में आपको बदलना पड़ता है। हमने ऐसे ऐसे कलेक्टर देखे हैं जो फोन पे अलग लगे रहते हैं, इधर मोबाइल पे अलग किसी को वेटिंग कर रखा है, सामने कोई खड़ा है उसको अलग कर रहे हैं, अपने टाइपिस्ट वाला टाइपिस्ट बैठा है उसको भी बोल रहे हैं तुमने टाइप कर लिया वहां तक, दूसरा पैराग्राफ वो वाला करो वहां से। ऐसा नहीं, अच्छा तुम रुको 1 मिनट, तुम वहां जाओ ना, तुमने डाला क्यों नहीं वहां तक अभी तक? अरे तो तुम भैया और क्या करोगे? अच्छा वो बैंक वालों को बोल दिया उधर, अच्छा सामने खड़ा है, तुम्हारा हड़ताल वालों को क्या हुआ, बुला लो उनको, जल्दी से बुला लो। काम मेरे पास मीटिंग टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जाओ। 50 तरह के लोग खड़े रहते हैं, 50 तरह की चीजें हैंडल करनी पड़ती है। फोन अलग आ रहा होता है, लैंडलाइन अलग आ रहा है, मोबाइल पे अलग चल रहा है, उधर इंटरनेट पे उसको अलग गाइड करना है। बाहर मीटिंग में लोग आकर के बैठ गए हैं तो उसका पूरा दिमाग में रखना है उनसे जाके क्या बात करनी है। नहीं यार तुम सब एक साथ आ जाते हो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो कोचिंग चल रही है इसमें बहुत सारे लोगों को अब समझ में आ रहा है कि अब हम सब एक साथ पढ़ाएं, तो अब वो कोशिश भी कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ लोगों ने कोशिश करना शुरू कर दिया कि अब हम पढ़ाएंगे सारे सब्जेक्ट, वही सक्सेस है। लेकिन मैं तो 25 सालों से कर रहा हूं, इसलिए मेरे तो नेचर में आ गया हो, मैं तो बिल्कुल एकदम ये हैबिचुअल हो गया हूं मैं उसका। लेकिन दूसरे लोग अभी कर नहीं पाएंगे, इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे कई लोग बोलते हैं फोन करके, सर आपकी कोचिंग में कितने फैकल्टी हैं, कौन कौन पढ़ाते हैं? मैंने कहा भैया कोई फैकल्टी नहीं है, मैं अकेला ही पढ़ाता हूँ, उनको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं समझ में आया तो मैं नहीं जानता। बोले नहीं फिर भी बहुत सारे फैकल्टी होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे। हमने कहा कोई नहीं पढ़ा, हमारे सामने पढ़ा ही नहीं पाएगा, हम भगा देंगे उसको। हम कहेंगे पढ़ा के बताओ, उसे आवाज ही नहीं निकलेगी, निकलेगी तो वो कुछ हमें गलतियां दिखेगी, हम उसको सहन ही नहीं कर सकते, उससे और उल्टा हमारा दिमाग खराब करना है। इससे जब हम ही पढ़ा दें, वो टिक ही नहीं सकता, कोई नहीं टिक सकता। अगर हम अपना काम हल्का भी करना चाहे, मैं उस दिन कोचिंग बंद कर दूंगा जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाने वालों की जरूरत है।
मैं कोचिंग चलाऊंगा ही नहीं, मैं जस्टिस कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। अभी आपके सामने घूमे ना हम लोग सब, मैंने बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड तक की बात की ना, बायो के बिल्कुल बेसिक साइंस की बात की ना, सेल बायोलॉजी में ले गया था ना आपको, मैं डीप में ले गया हूं ना कल्चर के, अभी आपको हेलेनिस्टिक और ये सब बताया ना। तो ये स्टाइल जब तक आपका नहीं है तब तक आप सक्सेस नहीं हो। जॉब का नेचर भी यही है, आपको पल पल में गुस्सा भी होना है, नॉर्मल भी होना है, आपको बिल्कुल एथिकल भी होना है, थोड़ा सा उस तरह से भी होना है। फिर एकदम सीएम का फोन आ जाए, अभी तो आप सबको डांट रहे थे और आप ही बॉस बन रहे हो, आपके बॉस आ गया तो वहीं खड़े खड़े सबके सामने सर सर कुर्सी से खड़े हो जाते हैं लोग, जबकि वो 500 किलोमीटर दूर है, वो देख भी नहीं रहा, लेकिन यहीं खड़े हो जाते हैं। सर 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 मैं सुना, सर सर सॉरी सर सॉरी। अब वहां 200 लोगों को जो आप मीटिंग में बुला के डांट रहे थे उन सबको अच्छा लगा, अभी तो बड़ा शेर बन रहा था, अब ये तो बिगी बिल्ली बन गया। तो पल पल में बदलना पड़ता नेचर, आपको बहुरूपिया बनना पड़ता, पॉलीमार्फिक होता है पूरा का पूरा। सिविल सर्विसेज का जो अधिकारी होता है वो पॉलीमार्फिक होता है, उठ के भाग थोड़ी सकते हैं आप, कितनी बार भागोगे, वो तो बार बार आएगा फोन। मैंने सर बोल दिया था पांडे जी को, सर वो गलती हो गई सर, उन्होंने फिर वो समझा नहीं सर, मैं फिर से समझा देता हूं सर, सॉरी सर। ऐसे करते रहता है दिन भर चलता रहता है, डांटना मनाना ये वो। इसलिए खुद की इंसल्ट कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। ध्यान रखो कि मेरी इज्जत तो ये हो गई, मेरा तो फलाना हो गया, मेरे तो कचरे हो गए सबके सामने, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कचरे नहीं होते। आपका काम है, आप काम करो, अलग से कोई आपकी और आइडेंटिटी या और कोई चीजें नहीं होती। और सब ध्यान रखना है आपको, सब। इसलिए तो सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सब सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाए जाते हैं। मैंने बताया ना, हमारे यहाँ पर एक बार वो एक कुआं धंस गया तो उसमें 20 लोग मर गए, तो कलेक्टर सस्पेंड हो गया। और वो 80 किलोमीटर दूर था, जहां कलेक्टर बैठता वहां से कितना दूर था, 80 किलोमीटर दूर कुआं धंसा। और सस्पेंड कौन हो गया, ये यहाँ बैठा हुआ। तो उसने कहा मैंने क्या किया, मतलब मैं तो यूपीएससी क्रॉस करके ट्रेनिंग करके लबासना में यहाँ आके बैठा हूँ, अब मैं कलेक्ट्री करूंगा, अब मैं जिले का राजा हूँ। तो बोले तुमको होश नहीं है, वहां कुआं गिर गया। हर कुआं कैसे गिर सकता है? तो तुमने ज्योग्राफी में मिट्टियां पढ़ी नहीं होगी ना, मिट्टियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पढ़ा कभी? भुरभरी मिट्टी, ये मिट्टी, वो मिट्टी। तो तुम इस जिले के कलेक्टर बने तो कभी निकलते समय में, जब यहाँ से निकलते हो घूमते हुए, या जो ज्वाइन करने आए तो घुसते ही समझ में आ जाता है ना कौन सी फसल खड़ी है, मिट्टी कैसी है, पीली दिख रही है, ऐसी है वैसी है। कुएं बहुत सारे बने हुए हैं, नहीं ट्यूबवेल है, सिंचाई के लिए नहरें बनी हुई है, इसका मतलब यहाँ सिंचाई नहरों से होती है। ये सब वॉच करते हुए आए कि नहीं आए तुम? और ये सब वॉच करते हुए जब आ रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में पूरा पिक्चर बन जाना चाहिए कि यहाँ कुआं सक्सेस नहीं होगा, यहाँ लोग अधिकांश नहरों से कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसका मतलब कुआं अगर कोई बना हुआ है तो क्या? तो पहले दिन आपने जब मीटिंग ली तब एसडीएम को, तहसीलदार को बुलाया कि नहीं, कल पटवारियों को बुलाओ जिले के सारे, मैं मीटिंग लूंगा। फिर उन पटवारियों को अपने गाँव में जब भी कहीं कुआं खुदे, ध्यान रखना मिट्टी बहुत धंसती है। ये जो मैं मिट्टी देख रहा हूँ ये जो है, तो ज्योग्राफी काम आएगी, इसलिए तो ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है आपको। मैं जो ये फसल देख रहा हूँ, ये फसल इस वाली मिट्टी में होती है, और ये क्लाइमेट जोन में यहाँ आता है, और ये एग्रो क्लाइमेटिक में ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये है, इसलिए मिट्टी बहुत भुरभुरी है और ये धंस जाती है। कुआं बनाते समय सावधानी रखनी है। पटवारी अपने अपने एरिया में ध्यान रखें, कुआं खोदने वालों को सावधानी बरतें, प्रिकॉशन रखें। गहराई में जब चले जाएं तब देखें थोड़ा बहुत रोज मिट्टी धंस रही है, या उसको जब उसकी जो वो चिनाई करने का काम आता है, उसको जब आप पत्थर लगाते हो तो उसको प्रॉपर लगाते जाएं, सेफ्टी पूरी रखें। और जो पटवारी इस काम में लापरवाही करता हुआ पाया गया, मैं सस्पेंड कर दूंगा उसको। तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। या आपने ऐसी मीटिंग रखी हुई है और उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या ऐसा कुछ है और उसकी रिकॉर्डिंग है, तो आप बच जाएंगे। जो जांच आयोग होगा, कमेटी होगी, या जो आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, उसमें आप बता दोगे मैंने सेकंड डे बता दिया था। अब मैं तो हर गांव में जा नहीं सकता, लेकिन मेरे जो गांव के अधिकारी हैं, पटवारी, उन सब की मीटिंग ली थी मैंने सेकंड डे जब मैं आया था यहाँ। तो आप बच जाओगे। आगे समझ में? तो बोले वो इतनी दूरदर्शिता, तो यही तो वर्सेट, यही तो है। सब कुछ पता होना चाहिए आपको, सब कुछ।
इसलिए कई बोलते हैं सर आज मैं मतलब 2 महीने तक केवल पॉलिटी पढ़ूं तो फिर करंट अफेयर्स का क्या होगा रोज रोज के? वो क्या एक साथ पढ़ोगे? रोज का करंट अफेयर्स भी पढ़ना भैया। और करंट अफेयर्स में क्या क्या है? करंट अफेयर्स में सब चीजें आ जाती है। आज कानून भी बना है तो आज डॉलर भी लुढ़का है, आज रुपया भी लुढ़का है, तो आज महंगाई भी बढ़ी है, तो आज रिजर्व बैंक का भाषण भी होगा कोई गवर्नर का, तो हो सकता है उसी दिन इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ हुआ है, तो उसी दिन पेट्रोलियम प्राइसेस का कुछ हुआ है, तो उसी दिन पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अफगानिस्तान का मसला भी उसी दिन है, बिटकॉइन का भी उसी दिन है, साइंस टेक में भी है, डायनासोर की हड्डी अलग मिल गई है, पता नहीं क्या क्या हो गया उसी दिन, है ना। तो आपको सब पता होना चाहिए। रेप्टाइल्स भी चल रहे हैं, इकोनॉमी भी चल रही है, पॉलिटी भी चल रही है, 50 तरह की चीजें चल रही है रोज। और रोज आपको करंट अफेयर्स की चीजें देखो, आप तो गाइड पढ़ते होंगे, कुछ न कुछ पीडीएफ पढ़ते होंगे, इंटरनेट पे देखते होंगे, कितनी चीजें। और ये चीजें आप आज की नहीं करोगे तो कल इकट्ठी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, नया करंट अफेयर्स आ जाएगा। आपके लिए रुका थोड़ी पड़ा रहेगा कोई। दुनिया भर की घटनाएं थम जाएंगी क्या? घड़ी रुक जाएगी क्या? और फिर सब्जेक्ट अभी पॉलिटी पढ़ोगे और फिर बाद में 2 महीना इकोनॉमी पढ़ोगे तो पॉलिटी भूल नहीं जाओगे। तो रोज पढ़ो, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, सब चीज पढ़ो। मिक्स करने की आदत होनी चाहिए। बोले ये तो एक दूसरे से होच पोच मिल जाता है, मिलाना ही तो है, इंटरमिंगलिंग तो करनी है, यही तो कला है। मिलाना है भैया, उसको मिलने से बचाना नहीं है। अलग अलग रख के क्या करोगे? मिलाना है, खिचड़ी है, खिचड़ी बनाना है, पेट में ही जाना है सब। यही सिविल सर्विसेज की तैयारी है। आज बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे आपके, इसलिए कई लोग मेरे से उल्टा मुझे विलेन बना के रखा हुआ है यहाँ भोपाल में कि ये सब पढ़ा लेता है, मतलब, और ये सब यही पढ़ा लेंगे, मतलब अरे कमाल है। मतलब हम जो कर रहे हैं उसके लिए तो मरे जा रहे हैं लोग के, काश हम ऐसा कर पाते। ये तो अतिरिक्त योग्यता भैया, और उसमें हम विलेन हो जाते हैं कि मतलब ये खराब आदमी है, ये अलग अलग लोगों को नहीं पढ़ाने देता, सारे सब्जेक्ट ही। हमारे तो वीडियो देखो ना आप यूट्यूब पे, हर सब्जेक्ट ये पढ़े हुए हैं, उनके साथ जस्टिस हुआ है कि नहीं? कौन से सब्जेक्ट में ऐसा है कि हम कच्चापन लेके आ रहे हैं? तो कई बोले नहीं आप उतना डीप में नहीं पढ़ा सकते जितना वो प्रोफेसर पढ़ाएगा। तो उतना डीप में बनना भी तो नहीं है, जनरलाइजेशन करना है, न कि स्पेशलाइजेशन करना है। यूपीएससी क्या मांगती है? जनरलाइजेशन। आपको चीजों को जनरलाइज करना है, न कि कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। विशिष्टीकरण में थोड़ी जाना है, स्पेशलाइजेशन करना ही नहीं है आपको, आपको जनरलाइज करना है। आपको मालूम होना चाहिए प्रोटीन फोल्डिंग होती है और उससे जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और उसी से वायरस का स्ट्रेंथ पता होता है, बस बात खत्म। आप बोलेंगे नहीं अल्फा फोल्ड और बीटा फोल्ड में ये है और रामचंद्रन प्लॉट कैसे काम करता है और फिर प्रोटीन की फोल्डिंग ऐसी होती है तो उसकी स्कैनिंग ये वो, तो हम तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाके के देखेंगे कि उसके इतने फोल्ड हैं, उसमें इतने अमीनो एसिड हैं और इन अमीनो एसिड का ये नाम है। यहां नहीं जाना है, आपको मात्र इतना पता होना चाहिए कि आखिर ओमिक्रॉन या डेल्मिक्रॉन ये नाम जो पढ़ रहे हैं ये है क्या, डेल्टा स्ट्रेन है क्या? ये प्रोटीन फोल्डिंग है, प्रोटीन फोल्ड करता जाता है। तो ये प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर हैं, उन स्ट्रक्चर में उनकी फोल्डिंग हो जाती है। तो जितना ज्यादा फोल्डिंग उतना कॉम्प्लिकेटेड, और वो वैक्सीन को मात देने में सक्षम। लेकिन एक दिन वो ह्यूमन, दरअसल वायरस ह्यूमन के साथ रहना चाहता है, वायरस हमारे साथ रहना चाहता है, वो सरवाइव करना चाहता है, वो जाना नहीं चाहता, इसलिए वो ज्यादा डेथ भी नहीं करना चाहता। क्योंकि वो अगर होस्ट को मार देगा तो वो तो आया था तब सीख रहा था रहना, इसलिए गलती से मर गए बहुत सारे। डेल्टा में ज्यादा इसलिए मर गए क्योंकि वो उसकी लर्निंग फेज थी। बाद में वो हमेशा रहना चाहता है आपके साथ। कोरोना कभी नहीं जाएगा, जो भी वायरस आता है वो हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन मामूली सर्दी जुकाम के रूप में उसके लक्षण रहेंगे। तो सभी को कोरोना होगा और हर साल होगा, लेकिन वो आपको ठंड के बारिश के दिनों में जो सर्दी जुकाम होता है उस रूप में होगा। और मामूली आप पैरासीटामोल कुछ लोगे, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे, जैसा अभी हो इसमें हो ही रहा है। ओमिक्रॉन में लगभग यही हो रहा है, डेथ कम हो रही है। अब कोई बिल्कुल ही बॉर्डर पे पहुंच गया तो वो तो जाएगा, लेकिन लंग्स का खराब होना या फिर से एम्फीटेरिसिन वो वहां पहुंचना या फिर वही म्यूकर माइकोसिस और वो सब झंझट, या बहुत लंबा हॉस्पिटलाइजेशन और वो ऑक्सीजन सपोर्ट, वो सब चीजें अभी नहीं है। और
आने वाले समय में 1-8 साल में ये बिल्कुल आपके साथ सीख जाएगा। सिम्बाइट नहीं कह सकते क्योंकि नुकसानदायक, तो पैरासाइट तो है एक तरह का, लेकिन ये जो वायरस है ये आपका सहचर हो जाएगा, आपके साथ रहेगा, साथ साथ चलेगा। ये नहीं सकते वायरस, क्योंकि वायरस हमसे भी करोड़ों साल पुराना है और नेचर ने उसको सिलेक्शन दे रखा है, सिलेक्शन का सर्टिफिकेट दे रखा है कि तुम दुनिया में रहोगे। इसका सर्टिफिकेट हमसे करोड़ों साल पहले उसको मिला हुआ है, हम तो बाद में आए तो वो पूर्वज है हमारा, और उसके पास बड़ा वाला सर्टिफिकेट है और हमसे पहले है, आदिवासी हो, प्रिमिटिव है, हम बाद में आए हैं, इन्वेडर्स हैं हम लोग। तो हम लोग जो आए तो हमारे साथ वो रहना चाहता है, तो आप मना नहीं कर सकते उसके लिए, कर लो चाहे जितना R&D, वो आएगा, नए नए रूप धर करके आएगा। और आगे और ज़ूनोटिक डिजीज आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग के साथ और निकलेंगी अभी। और इतिहास ये गवाही देता है कि एक बार सबसे ज्यादा तबाही जो कर देता है हिस्ट्री में, उसी कारण से दोबारा तबाही नहीं होती, फिर नए कारण से तबाही होती है। हिस्ट्री उस चीज को रिपीट नहीं करती, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये बात है कि इतिहास अपने आप को दोहराता, लेकिन उस कारण से नहीं दोहराता, नए कारण से दोहराता। तो नया वायरस आएगा, नया स्ट्रेन होगा, नया बिल्कुल होगा, उससे उसकी वजह से तबाही आएगी। अब वो कब आती है, अगले 100 साल में आती है या 10 साल में आ जाएगी, ये नहीं कह सकते। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें संभावना बहुत जल्दी है। तो मैं सोच रहा था कि एक दिन मैं आपसे ओमिक्रॉन पे भी बात करूं, लेकिन वो अभी बहुत लंबी चौड़ी बात करनी है, लेकिन आज ही इसी में कर दिया हमने, एथिक्स में ही ठीक है। तो कुछ चीजें बिल्कुल एकदम फिक्स है, तो ये हम इसीलिए बता पाते हैं। मैं एक सब्जेक्ट की सीमा में रह करके पढ़ाना मुझे इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि परीक्षा बिल्कुल अलग है। आप भी थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड करिए, आपकी पर्सनैलिटी भी बनेगी, आप बातचीत करने लायक भी बनेंगे। इंटरव्यू में भी जंप हो जाते हैं क्वेश्चंस। इंटरव्यू ऐसा थोड़ी होता है कि आप तो पॉलिटी का पूछ रहे थे, अचानक ये इन्वायरमेंट पे कहाँ आ गए सर। आप या तो इसका पूछ लो या पूछ लो, ढंग से पूछो कुछ ऐसा थोड़ी होता है। इंटरव्यू भी आपका भागेगा आपका मेंस भी ऐसा ही होता है। कई बार तो आप फर्स्ट पेपर देखोगे तो उसमें साइंस टेक आ जाएगा, फर्स्ट पेपर में पॉलिटी आ जाएगी। फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन देखो, आपको लगेगा अरे तुम फर्स्ट पेपर तो तुमने कहा था कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और ये रहेगा और ज्योग्राफी रहेगा, ये तुम ये क्या ले आए। वो कुछ भी हो सकता है, आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोल सकते। यूपीएससी का मतलब होता है, आईएएस का मतलब होता है कुछ भी। आप कहोगे कुछ भी, हाँ तो यही है, आपको जवाब देना है, हर चीज का जवाब देना है, ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ाया भी नहीं जा सकता। जो तरीका है ना लोगों का कि अब हम ये पढ़ाएंगे, उसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं। आप पढ़ लो, यूट्यूब देख लो, चाहे जितने टीचर का देख लो, प्रश्न नहीं आते परीक्षा में। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो प्रोफेसर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, आपको टीचर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट का नॉलेज दे रहे हैं। किसका नॉलेज दे रहे हैं? सब्जेक्ट का। जबकि हम निकाल के लाते हैं उस सब्जेक्ट में से एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, उस सब्जेक्ट में से एडमिनिस्ट्रेशन निकाल कर लाना है। कुछ सब्जेक्ट बड़े स्पेसिफिक हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, तो उनको जो फील्ड में जाके करना है वही चीज पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वही कर रहे हैं, जो मेटलर्जी है वो उसी को कर रहे हैं जो वहां जाकर के करने वाले, वो बड़ा स्पेसिफिक है। बैंकिंग का भी काफी संबंध जो है कॉमर्स से है या उससे है। बिजनेस मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, वही चीज करते हैं जो बिजनेस में होती है। लॉ वाले क्या करते हैं, वही करते हैं जो कोर्ट में होता है। एमबीबीएस वाले क्या करते हैं, जो उनको जाकर के मरीजों को देखना है, वही कर रहे हैं ना। तो फिर ये बताओ कि आईएएस बनने के लिए आपको किसने कह दिया कि हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी और संविधान पढ़ना पड़ेगा और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगी। अब इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर आएंगे और इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे। अरे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है भाई, इकोनॉमिक्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पढ़ना। अब आ रहा समझ? ज्योग्राफी में अभी मैंने बताया कि मिट्टियों के प्रकार और ये क्यों पढ़ने, क्योंकि मिट्टियों के प्रकार आपको पता होने चाहिए। इसलिए सवाल भी ज्योग्राफी की किताब उठा लाते हैं लोग, खुल्लर की, ये इसकी, सविंद्र सिंह और ये, तो वो तो ज्योग्राफी की किताब है।
एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी नहीं है वो। एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी का मतलब ये है कि आप कलेक्टर की टेबल पे बैठे हुए हैं, तो एक कलेक्टर की टेबल पर ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हो सकती है, या कलेक्टर जब कार में बैठ करके अपने जिले में भ्रमण करेगा तो ज्योग्राफी कौन कौन सी हो सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक चीज, सबसे बड़ी चीज है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसलिए सवाल आते हैं सबसे ज्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर स्कार्सिटी वाला है ना, इसलिए जल तनाव की बात आती ना, स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस, जल की कमी, तो कलेक्टर को जल की व्यवस्था करनी पड़ती है, पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है, इरिगेशन का काम देखना पड़ता है, डैम, फसलें, मिट्टी, ये वाली ज्योग्राफी। अब बोलेंगे नहीं चट्टानों का ये वाला लेयर ये कहलाता है, और वो फिर वो जियोलॉजी हो गया, तो जियोलॉजिकल में तो आप एक्सपर्ट को काम दे देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में, जिला कार्यालय में एक खनिज विभाग भी होता है, माइनिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें माइनिंग ऑफिस, जिला खनिज अधिकारी होता है, वो कलेक्टर के अंडर में होता है। तो खनिजों के बारे में पता होना चाहिए आपको, आपके जिले में कौन कौन से खनिज हैं। माइनिंग की कोई एक एप्लीकेशन है और एक आदमी जो है आपसे सिग्नेचर कराने आ रहा है, और अगर आप उसकी सिग्नेचर करते वक्त तो उसकी शक्ल की तरफ नहीं देखते हैं, इसका मतलब आप बेवकूफ आदमी है। अगर आपको पता है कि ये 500 करोड़ का खनिज है जिसपे मैं सिग्नेचर कर रहा हूं, यहां से करीब 500 करोड़ रुपए कमाए जाएंगे, और उसकी सेटिंग मंत्री ने भी कर ली, विधायक ने भी कर ली है, और उस आदमी ने भी कर ली, और अधिकारी ने भी कर ली, और आपको नहीं बताया, तो सिग्नेचर करते समय आपके हाथ रुक जाना चाहिए। अच्छा क्वार्ट्ज है, अच्छा ये है, ओके, क्या है भाई, पैसे भी नहीं दिए, कुछ नहीं क्या तुम सिग्नेचर करा रहे हो 500 करोड़ वाले पे हाँ? तो पैसे नहीं दिए, नहीं लेना वो एक अलग बात है, लेकिन उसको समझ में आ जाना चाहिए ये बेवकूफ आदमी नहीं है, ये ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है। तो किस जिले में कौन सा खनिज एमपीपीएससी में आता है कि नहीं, क्योंकि एक डिप्टी कलेक्टर के पास ही होता है माइनिंग डिपार्टमेंट की ब्रांच, इसलिए एमपीपीएससी वाले जरूर पूछते हैं उससे कि कौन से जिले में कौन सा है, ताकि वहां कलेक्टर तुमको वहां खनिज अधिकारी बना दे तो पता नहीं चले तुमको, और सांसद और विधायक ही सब आनंद ले जाएं। तो हमको भी पता होना चाहिए। ये है ज्योग्राफी, ये काम की ज्योग्राफी। बस ये चीजें आप देख लो, कलेक्टर को इमेजिन कर लो, कलेक्टर को कौन कौन सी ज्योग्राफी की जरूरत पड़ती है, एसडीएम को कौन कौन सी पड़ती है, तहसीलदार को कौन कौन सी पड़ती है, आपके सारे प्रश्न बैठ जाएंगे परीक्षा में, इंपॉर्टेंट निकल गया। तो ज्योग्राफी के प्रोफेसर की जरूरत थोड़ी है, वो तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाता है, सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो सब्जेक्ट के डीप में ले जाता है और व्याख्याएं कराता है, परिभाषा, सिद्धांत, और बहुत सारे भूगोलवेत्ता जो होते हैं, ज्योग्राफर जो होते हैं, उनके सिद्धांत, इसका ये है, फलाना है, यूं तरह तरह के डायग्राम बनाए, डायग्राम बनते हैं उसके हाथ तो परफेक्शन रहता है, तो एक से एक वो डायग्राम बनाता है बोर्ड पे, आपका दिल कांप जाता है। परीक्षा में हम तो ऐसा नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये सब चीजें है नहीं, और सारे देश में ऐसी कोचिंग चल रही है, सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब लोग बन रहे हैं, उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन निकाल करके कौन देगा आपको, वही तो आपसे पूछा जाएगा, उसी की तो जानकारी, वही तो इंटरव्यू में काम आएगा, और वही जिंदगी में भी काम आएगा, नौकरी में। यही चीज पॉलिटिक्स के साथ है, यही चीज हिस्ट्री के साथ है, यही कल्चर के साथ है, और एथिक्स का पेपर तो उसी से बना हुआ है, व्यवहार का पेपर है पूरा का पूरा। अब चूंकि सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है, और हमने तो जिंदगी के 2500 साल चल रहा है, तो हमको तो मजा आ रहा है, क्योंकि हमको तो कुछ, हम तो इसमें रंग में रंग गए, हम तो जंप कर जाते हैं इस सब्जेक्ट से उसमें, हमको चाहे जो प्रश्न पूछ लो, हमको बिल्कुल डर नहीं है, कोई सा भी प्रश्न पूछो हम वहां पे जंप करके बता देंगे, हम डाइवर्ट भी नहीं होते, हमारा दिमाग भी नहीं हिलता, वो बोलता है यार तुमको अभी जो पढ़ाया जा रहा है उससे पूछो ना ये तुम फालतू के दूसरे प्रश्न हमसे क्यों करते हो, उसे तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो मैंने देखा है कोई टीचर यूट्यूब पे मैं सुनता हूँ किसी का, तो वो मना कर देते, अभिमन्यु तुमको अभी अभी बताया है कि इस टॉपिक के बारे में बात मत करो, तो ये अपना कल होगा तो कल वाला आज बता देना भाई, उसमें क्या दिक्कत है, पूछ रहा है तो उसकी जिज्ञासा शांत कर दे। तो वो हिल जाता है, वो रट के आया हुआ है, वो हिल जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन निकालना तो उसको आता नहीं। अच्छा वो जितना भी पढ़ाएगा उसमें से कुछ आता कुछ नहीं है, परीक्षा में कुछ नहीं आता उसमें, और जबकि करोड़ों की इंडस्ट्री, अरबों की इंडस्ट्री है।
रिजल्ट फिर कौन देता है? रिजल्ट वो देता है वो कोचिंग न भी जाता तो भी पास हो जाता, वो रिजल्ट देता है। वो न भी जाता तो भी वो उसका बनना तय है, वो क्रेडिट उसको दे देता है और फिर वो सबके साथ फोटो खिंचाता है। तभी तो वो नाश्ता कूदता रहता है, उसको मालूम है मैं भी नहीं बना था, मेरे यहाँ से तो कोई बन नहीं सकता, बना कैसे? तो गुलदस्ता लेके उल्टा वो पहुंच जाता है उसके पास, उसकी इच्छा होती है तो उसको अपनी कुर्सी पे बिठा देता है। कोचिंग का डायरेक्टर अपनी कुर्सी पे बिठा, मैंने बताया ना, एक लड़का आगे रह के पढ़ता था, पहले आगे आगे बैठता था। मैं जब मैगजीन का काम करता था, मेरा खुद का मैगजीन था, तो मैं एक इंस्टीट्यूट में जाता था, तो कई बार टीचर जो है, मैं कई बार पर्दे से ऐसे झांक लेता है इसका कब खत्म होगा क्लास, मेरे को उससे बिजनेस की बात करनी होती थी, तो मैं देखता था वो आगे आगे बैठा है लड़का, ऐसे मैं पहचानता। कुछ बच्चे मेरे से मैगजीन फ्री में मांगते थे, यहाँ 4-5 कलेक्टर है मध्य प्रदेश में जो मेरे पीछे पीछे बहुत दूर तक आ जाते थे, सर वो फ्री दे दो। हमने कहा शॉप पे खरीद लो, 50 रुपए का मैगजीन है, यहाँ इस पे मिल रहा है। बोला नहीं आप फ्री दे दो अपने उसमें से, बैग में से। अरे मैंने कहा कमाल है, वो सब कलेक्टर है यहाँ पे तो वो वहाँ कोचिंग में पढ़ते थे और पीछे पीछे आते थे। बोला हम तो आपके MP के ही तो हैं सर, ऐसा तो इतना तो करो कम से कम, ये वो। हमने कहा चलो ठीक है ले जाओ। तो ऐसा ऐसा करके परिचय हुआ था। तो वो लड़का जो था वो जब रिजल्ट आ गया, मुझे पता नहीं कि ये IAS हो गया, वो 34वां 35वां कुछ रैंक था, वो डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ, कोचिंग के मालिक की कुर्सी पे बैठा हुआ। और मैंने कहा यार ये तो फ्री में मैगजीन लेते, मैं कहा ये कहाँ बैठा हुआ? और बोले सर अभी आ रहे हैं, क्लास खत्म होगी आप बैठिए। और पहले तो वो सर करता था, अब मेघवाल भी बोलते, मेघवाल भी, और क्या चल रहा है आपका? मैंने कहा हमारा ठीक चल रहा है। तुम्हारा क्या चल रहा है? बोले अब हम IAS हो गए। तो मैंने कहा यहाँ के बैठे हुए हो इस कुर्सी पे? बोले सर ने बिठा रखा है अभी कि तुम मतलब कोई नए नए कैंडिडेट आएंगे तो उनको थोड़ा अपना इंप्रेशन बताना कि मेरा 35वां रैंक लगा, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब मैंने कहा सर ने अपनी कुर्सी दे दी। और वो जब आए सर तो वो उसको उठाया, वो उठने लगा तो उठाया नहीं उसको, वो खुद पास में एक छोटी सी कुर्सी लेके साइड में बैठ गए। मैंने कहा ये कैसा सर है? इसने इसको पढ़ाया, इसने इसको पढ़ाया, क्या है? तो ये ऐसे नमूने हैं बहुत सारे। वो सम्मान समारोह भी हमने इसलिए बंद किया, सबका सम्मान हो रहा था, हमने कहा बनाया हमने सम्मान हमारा सम्मान करो तो सम्मान समारोह करो। तो बोले आपके यहाँ से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनका सम्मान समारोह होगा। अच्छा यहाँ हमारे गायत्री वाले भी सब उनका सम्मान करे, बाहर से कोई गेस्ट आए तो वो भी उन्हीं से इम्प्रेस है और वो उन्हीं का सम्मान करे, उनके पेरेंट्स भी अपने ही बच्चों से इम्प्रेस हैं और वो उन्हीं के सम्मान में जुटे हुए हैं। हमारा कोई कुछ नहीं, हम तो बना रहे हैं। अब हम आपको जैसे निःशुल्क क्लास ने कल से, अब हम जो है आपके वहाँ ऐसे बैठे रहे कि इनका सम्मान हो रहा है और हमको देखना है, और या फिर हम भी बोल रहे हैं कि नहीं इनका सम्मान करो भैया, ये बहुत जोरदार लोग हैं तो भैया हमारा भी तो कुछ करो, हम पढ़ा रहे हैं और खून चढ़ा, मैंने कहा ना एग्जाम्पल दिया था वो कि कोई ब्लड दे रहा है तो माला किसको पहनाओगे? जो ब्लड ले रहा है उसको पहनाओगे ब्लड दे रहा है उसको पहनाओगे सम्मानित करने वाला काम किसने किया? डोनेशन जो है वो बड़ी चीज है ना, दान देना बड़ी चीज है। तो हम विद्या दान कर रहे हैं तो हमारा सम्मान, कई हमने सम्मान समारोह, हमारे यहाँ फोटो लगाना भी बंद कर दिया हमने कि कोई भी आता कोचिंग में तो वो फोटो के सामने खड़ा हो जाता मंत्र मुग्ध और जैसे वो कोई मूर्ति हो। अच्छा ये IAS है आपके यहाँ, अरे हमने बनाया इसको तू इधर देख, पलट इधर आ वो उसी से इम्प्रेस हमने बंद कर दिया फोटो लगाना। बोले कौन बना? हमारे यहाँ से कोई नहीं बना, तेरे को पढ़ना है तो पढ़ आपके यहाँ से कितने बने नाम बताओ? हमने कहा नहीं बताते। फोटो कहाँ लगाया? मैंने कहा नहीं हमारे यहाँ फोटो ही नहीं लगाते, हमारी कोचिंग में कोई फोटो नहीं लगा रखा, हम ही बैठे रहते, बात करना है तो हमसे करो तुम उनसे क्यों इम्प्रेस हो रहे यार? उनको हम बताते हैं। जबकि दिल्ली में ये ट्रेंड है कि वो सारे उसी से इम्प्रेस। टीचर इसका मतलब उन्होंने पढ़ाया नहीं है, उन्होंने उसको बनाया नहीं तो उसमें वो कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? वो तो चरणों में बैठा रहता, अगर उसका निर्माण किया होता तो वो चरणों में बैठा रहता आपका। दरअसल उसने एहसान किया आपकी कोचिंग ज्वाइन करके, ये प्रॉब्लम। इसलिए कई लोग जो है वहां अप्रोच करते हैं सिलेक्शन के बाद में, हमसे भी अप्रोच करते थे। एक वो 40वां रैंक लगा था, वो बोले यार मेरे पास बाइक भी नहीं है सर, आप तो सब जानते हो बाइक तो होनी चाहिए ना। मुझे कल राज्यपाल ने भी बुलाया था, CM भी डिनर के लिए बुला रहे हैं और मैं ऐसे ही पैदल घूमता हूँ गाँव में। तो मैंने कहा IAS हो गए, रिजल्ट आ गया है, 40वां रैंक लगा है, तो एकेडमी में जाओगे ट्रेनिंग में,
तो अभी बाइक की क्या जरूरत है? बाइक तुम्हारा भाई चलाएगा बाद में, या गांव में कोई और दूसरे दौड़ाते फिरेंगे। तो तुम तो एकेडमी मसूरी जा रहे हो, तुमको क्या जरूरत है बाइक की? बस 1-1.5 महीने की बात है, अभी चुपचाप बैठे रहो। बोले नहीं, सब तरफ सम्मान समारोह होता है और हम पैदल घूमते रहते हैं। हमने कहा यार कमाल आदमी है, तो क्या करें? तो बोले मैं किसी भी कोचिंग के लिए कुछ भी लिखने को तैयार हूं। तो मतलब तुम्हारे लिए दलाली करें? बोले हाँ, मतलब मेरे जो ऑप्शनल हैं, या कोई अगर जीएस वाला 50,000 रुपए देने को तैयार हो तो मैं लिख दूंगा इसके यहाँ से मैंने जीएस की तैयारी की है, और मेरा फोटो यूज करे वो, और मैं लिख के भी दे दूंगा, उसके यहाँ सेमिनार में भी चला जाऊंगा, वर्कशॉप में भी। मतलब आप हम ये बात करें? हमने कहा बोले नहीं, आप तो सबको जानते हो, सब आपको जानते हैं। तो मैंने कहा नहीं, जानते हैं तो हम ये कोई दलाली थोड़ी कर सकते हैं। एक तीसरी रैंक वाली लड़की जो है वो ऑल्टो के चक्कर में बिक गई थी। ऑल्टो गाड़ी में उसने लिख दिया कि हम इसके यहाँ से पड़े हुए हैं, जबकि वो कभी सीढ़ी नहीं चढ़ी, वो पहली बार गई ऑल्टो की चाबी लेने। नीचे ऑल्टो खड़ी थी, टीचर ने कहा ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर जैसे ही आई वो ऑल्टो की चाबी, तो फोटो खींच लिए, वीडियो बना लिए, अब वो वायरल है। और पीछे नाम लिखा ही रहता है ऐसे कोचिंग का, वो पोस्टर लगा रहता है, उसी के सामने खड़े होकर के उसने कहा नीचे से ही दे दो चाबी, ऊपर आना पड़ेगा। फॉर्म भी भरवा लिया, ये हो गया, तो ऑल्टो में डील हो गई उसकी। तो करप्शन तो आपका शुरू हो गया, एथिक्स बचे का। करप्शन तो आपका जॉब लगने से पहले, अभी तो ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई, रिजल्ट आया और करप्शन शुरू। तो एथिक्स कहां से आएंगे? ये जो पूरा आप पढ़ रहे हो ईमानदारी की अवधारणा, ये समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, कहां से आएगी? आप तो पहले ही बिके पड़े हो। और हमसे अप्रोच लगवाते हैं कई सारे लोग कि आप अप्रोच को, मतलब बिकवाने में हम मदद करें। तो तुम क्या देशभक्ति रखोगे भैया, और नौकरी में जाके कहां से ईमानदार हो जाओगे? जिस दिन कोई करोड़ों की डील करेगा उस दिन तो तुम नाचते फिरोगे, और उसको कहोगे वहां जाओ काली पहाड़ी के पीछे, तो वहां पे भी चले जाओगे। फिल्मों में बुलाते ना ऐसे वो बैग लेकर के आ जाना, मतलब फिरौती लेके यहाँ किडनैप करके रखा हो, वैसे तो हो तुम। तो 2 कौड़ी की औकात नहीं है। केवल ऐसे कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ के रट के जो पास होते हैं वो सब इसी टाइप के लोग हैं, उनमें एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, जबकि अधिकारी जो हृदय से पढ़ाई करके और जो बनता है वो फिर उसकी धाक होती है, और वो होनी चाहिए। कल भी मैं आपको बता रहा था कि एथिक्स के पेपर में कि जो है प्रलोभन इतने हैं कि बिगड़ना बहुत आसान है। बिगड़ने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर तो चारों तरफ से लोग डोरा डाले हुए हैं। तरह तरह के प्रलोभन देंगे आपको, आपकी कमजोरियां ढूंढी जाएगी। इस आदमी की कमजोरी क्या है? इसको दारू का शौक है, पार्टी का शौक है, मुर्गे का शौकीन है, लड़की का शौकीन है, क्या है इसका झंझट, क्या है? निकालो निकालो निकालो। फिर वो उसको ट्रैप किया जाता है। एक करोड़ों, यहाँ एक आईएएस था, वो ऑक्टोपस खा करके करोड़ों के साइन कर देता था। सी फूड पसंद था उसको। हमने कहा ऑक्टोपस खाता है? बोले हाँ, एक ऑक्टोपस में बोले करोड़ों का साइन कर देते। हमने कहा ये भी एक गजब शौक है। ऐसे ऐसे शौक है लोगों के। पूरा शहर का बीचों बीच जो तालाब था वो प्राइवेट कर दिया उसने, तालाब ही खा गया। फिर एक बार मेरे को पता नहीं था कि वो इस प्रकार का शौकीन है, तो मैं तारीफ कर बैठा। मैंने कहा वो सर तो बहुत जबरदस्त है। अरे बोले उसने एक ऑक्टोपस में क्या किया बताऊं? मैंने कहा था, वो फाइल बताई उसने। बोले ये देखो, सिर्फ एक ऑक्टोपस के बदले ये हालत है। उसको तो वहां होना था तमिलनाडु और उधर समुद्र किनारे ही कहीं नौकरी करनी थी। ये हालत है। तो एथिक्स बहुत कमजोर हमारे यहाँ का। ऐसा नहीं है कि ईमानदार ऑफिसर नहीं है, लेकिन ईमानदार ऑफिसरों में बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड, भयंकर फ्रस्ट्रेटेड, चिढ़ते हैं, चिड़चिड़ बहुत करते हैं। नेताओं पे भी चिढ़ते हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों पे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, चिड़चिड़े बहुत हैं। लेकिन ईमानदार भी हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, और सत्यम वद प्रियम वद वाला हो, और कॉन्फिडेंट हो, और समाज का भला करने में सक्षम हो, और सबऑर्डिनेट से भी अच्छी बात करता हो, सीनियर से भी अच्छा बर्ताव करता हो, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, और एम्पैथी भी हो, और वो सारे गुण होने भी चाहिए। इसलिए केवल ईमानदार होने से बात नहीं बनेगी, समझदार भी होना चाहिए। तो कई लोग व्यवहार में समझदार नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत सारी यात्रा करा दी आज।
डिफरेंट टाइप की क्लास हो गई ना। मैं तो जैसे उस पर फोकस करना चाह रहा था कि उसी तरह की चीज हो, लेकिन कभी कभी ऐसी भी होनी चाहिए ताकि आपको लगे कि ये जो है कोई एकदम ऐसा अद्भुत फील्ड भी नहीं है। मैं तो कभी इंप्रेस नहीं रहा इस पर, मैं इसके अंदर भी रहा, सिलेक्शन भी लिए और परीक्षाएं भी दी, सब किया और पढ़ाया भी खूब, बनाए भी बहुत बच्चे, लेकिन हम कभी इंप्रेस नहीं हुए इस कि यही मतलब एकदम चरम लक्ष्य है जिंदगी का, या बिल्कुल यही है, ये हो गया तो मतलब सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छी नौकरी है, एक सम्मान मिलता है ये, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारियां भी बहुत है, ढंग से निभाओ तो बहुत अच्छी राष्ट्रभक्ति भी है, पेट्रियटिज्म भी है, एक तरह का नेशनलिज्म भी है। लेकिन नहीं तो आप केवल कठपुतली बन के रह जाओगे थर्ड क्लास नेताओं का। आप उनके बयान देखो नेताओं के, उनके कार्टून है, एक से एक कार्टून लोग, उनके आप सेक्रेटरी होते हो, उनकी चपरासी की तरह रहते हो, उनका क्या क्या सम्मान करने की इच्छा होती है। हम तो आज बाहर हैं तो हम कुछ भी बोलते हैं, हमारा तो यूट्यूब पे जाता है सारा लेक्चर, तो इतना खुला बोलते हैं, लेकिन एक सिंगल कमेंट नहीं आता नीचे फालतू का, कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सच्ची चीजें हैं, वो खुद भी सुनेगा तो उसको मालूम है कि ये वो सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का। और जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उनको बेवकूफ मानते हैं। उनको मालूम है कि ये तो पागल है, मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो 2 कौड़ी का आदमी हूं, मेरा सम्मान किया जा रहा है, इसका मतलब ये पागल है। और उनको जो गाली देता है उसको मालूम है इसको पता चल गया मैं क्या हूं, मतलब वो फिर डरता है, वो इज्जत करता है। उल्टा है, कई लोगों से लगता है कि चापलूसी करने से तारीफ मिलेगी, ऐसा नहीं होता, उनको गाली देने से तारीफ मिलती है। जितनी गाली दो उनको समझता है ये ज्यादा जानता है मेरे को, मतलब मैं असली में कितना कुत्ता हूं इसको पता है। मेरी सारी कमियां पता है उसको उसको सबसे अच्छे से समझ में आता है उसको, है ना। तो उसको वो इज्जत करता है। माफिया डॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। कई लोग फिल्मों के टाइप पे होता है कि नहीं विलेन जो है इतना खतरनाक होता है, उठवा लेता है, ये होता है, ऐसा नहीं होता। असली जिंदगी में देखोगे विलेन बहुत डरपोक है, वो जान जाता है कि मैं खोखला हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने ऐसे ही टेरर बनाया हुआ है। तो 1-2 विलेन जो थे ऐसे, हमने माफिया डॉन वगैरह से फिर जो है ऐसे ही बात करने का मौका मिला, कहीं बैठ गए साथ में तो बैठना पड़ गया क्योंकि जा नहीं सकते थे, जैसे एयरपोर्ट होता है, एक ही फ्लाइट में जाना है, बाहर वेटिंग हॉल में बैठे तो आप भागोगे कहाँ, जाना तो उसी जहाज में, फिर एकदम भाग भी नहीं सकते, ऐसा है। या कई जगह ऐसी आती है जहां आपको बैठना पड़ जाता है। तो फिर वो बताने लगे सर हम कुछ भी नहीं थे, हमको टेरर स्थापित करना पड़ा, हम लोगों ने आतंक कैसे स्थापित किया उसकी कहानी बताने लगे। वो फिर जोर जोर से हंसने लगा, बोले इतने बेवकूफ लोग हैं, बहुत भयंकर डरते हैं सर। बहुत ही भयंकर डरते हैं, मतलब हम लोगों ने तो ऐसा सोचा नहीं था कि इतने डर जाएंगे। बस थोड़ा सा ही कुछ किया था और डरने लग गए। तो हमने कहा मतलब ये सारा खोखला होता है, ये हमारा डर होता है। तो हमें खास करके मध्यम वर्गीय समाज बहुत डरता है, मिडिल क्लास लोग बहुत डरते हैं। माता पिता भी डरा के रखते हैं बच्चों को कि अपने तो इन लोगों से पंगा नहीं लेना है, गंदे लोग हैं, नंगे लोग हैं, फलाना है, ये है वो है। लेकिन एक ओंकार बोलते तो गायब हो जाते, हालत खराब हो जाती है उनकी। ठीक है, और जब आप पावरफुल हो और इस तरह के अधिकारी हो तो फिर तो वो घर पे आ जाएंगे गुलदस्ता लेके। हमारे एक मित्र थे IAS थे, उनके यहाँ आ गए तो उसने घर पे भी घुसने भी नहीं दिया। बोले नहीं इसको कहो घर जाए अपने। बोले सर ये तो सभी जितने भी कलेक्टर आते हैं सबके यहाँ आते हैं। बोले नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटाओ इसको यहाँ से, उसको कहो घर जा तू। ऐसे तो वो सुन भी रहा था क्योंकि वो तो जोर जोर से बोल रहे थे, वो गेट पे ही था, तो घर जाता। फिर वो मैं कभी निकला उधर से तो मुझे बुलाया, बोले यार आपके दोस्त बड़े तेज हैं। मैंने कहा क्यों? बोले मैं गया था तो मुझे भगा दिया। वो जानते हैं कि मतलब मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। मैंने कहा हाँ, तो वो तो सहन नहीं करते ऐसे, तो बड़े तेज आदमी हैं और बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को। मतलब आप मुझे राय दो, मुझे फिर से एक प्रयास करना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा नहीं अभी, मैंने कहा 2 साल 3 साल जब तक ये है तुम किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास मत करो, अब चुपचाप बैठ जाने में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो निपट जाओगे तो, है ना। तो डरते हैं, ध्यान रखिए। ईमानदारी की बहुत अहमियत है, बहादुरी की बहुत अहमियत है। ये फिल्मों में होता है ये सब, असली में कुछ नहीं होता। ठीक है, असली में कुछ नहीं होता। आपने देखा अच्छे अच्छे लोग जो है वो ढेर हो जाते हैं प्रशासन के सामने, और ये नेतागिरी और ये सब भी टेम्परेरी है, ये कोई स्थायित्व नहीं होता इसमें। एक अधिकारी की जिंदगी में कम से कम 50 नेता आते हैं,
पूरी जिंदगी में। 50 तरह के नेता आके चले जाते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहता है, वो किसी के प्रभाव में नहीं आता, गुंडागर्दी मायने नहीं रखती है, सब ढल जाते हैं, लटक जाते हैं, उम्र के साथ लटक जाते हैं। कई बार कोलैप्स हो जाता है बिजनेस तो उससे लटक जाते हैं, कई बार पॉलिसी चेंज हो जाती है उससे लटक जाते हैं। फॉरेस्ट की वजह से अगर कोई माफिया बना और फॉरेस्ट पॉलिसी चेंज हुई वो लटक जाएगा। माइनिंग माफिया, माइनिंग की पॉलिसी चेंज हुई उसका गेम खत्म हो जाएगा। एक्साइज की पॉलिसी चेंज हुई उसका गेम खत्म हो जाएगा। एजुकेशन का माफिया है, एजुकेशन की पॉलिसी चेंज हुई, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, नई वाली नई शिक्षा नीति, उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा उसका। कई बार वो बीबीए एमबीए वाले खूब चले थे, बीबीए वाले कोर्स बीसीए वाले कोर्स के लिए मैं बहुत समझाता था लोगों को कि उससे कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने किया उसको। अब वो ना तो इधर के ना सूरदास पता, ना कबीरदास पता, ना उधर कुछ ज्योग्राफी पता है, ना कुछ नहीं, वो पता नहीं क्या पता है उसको। वो ग्रेजुएट अलग हो गया, वो एक फ्रेशर पार्टी क्या होती है वेलकम वाली, और एक वो फेयरवेल हुई है बस, और वो गेम खत्म हो गया उसका। मैंने तो देखा वो 2-3 पार्टी होती है और कॉलेज हो जाता है उसका। वो घर घर पे वो दलाल जाते हैं और वो ब्रोकर जो होते हैं वो उनको एडमिशन दिलाते हैं और उनके घर पे सर्टिफिकेट भी आ जाता है और वो पूरा कॉलेज भी हो जाता है उनका। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे हजारों कॉलेज हो गए और इतने लाखों जो युवा हैं वो ग्रेजुएट हो गए इसमें। अब वो पीएचडी देने लायक नहीं है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आते हैं तो उनके हवाइयां उड़ रही होती है उनसे जब कोई बात करते हैं। हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलो उसके सामने, या उसके सामने राजा राम मोहन राय बोलो, कुछ नहीं पता उसको। वो टेस्ट में 16-17 क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं 100 में से, ये 20-25 वाला होता है। और फिर चिंता अलग करता है सर इस साल में बैठ जाऊंगा तो बन तो जाऊंगा ना। अब तो 5 साल ना बने, अभी कहां से बन जाएगा, अभी 1 साल में कहां से बन जाएगा। बाहर तो जो कि तूने पता नहीं क्या तो कोर्स कर लिया पूरे 3 साल ग्रेजुएशन में, 11th-12th में फिर बीकॉम कर लिया था, ऊपर फिर जाकर के वो कर लिया, तो कचरा हो गया तुम्हारा। पढ़ा ही नहीं, तुम जीरो। अभी तो तुम 10th में भी नहीं हो देखा जाए तो। तभी तो उसको 6ठी से एनसीईआरटी की बोलते हैं। 6th क्लास में क्यों बोलते हैं? 6th क्लास से पढ़ो एनसीईआरटी, क्योंकि तुमने बर्बाद की अपनी जिंदगी पूरी अभी तक। ऐसे सड़े गले कोर्स किए तुमने। और नौकरियां क्या मिल रही है? वो जोमेटो में मिलेगी या फिर इधर उधर कहीं मिलेगी? क्या नौकरियां? 10-10, 12-12 हजार, 15 हजार से ऊपर की नौकरी नहीं मिलती। वो एमबीए वाले को नहीं दे रहे, तुमको कहां से दे देंगे? है नहीं जॉब। पूरा कचरा किया हुआ है सिस्टम का एजुकेशन माफिया ने। हमने तो आर्टिकल भी लिखे उस जमाने में, खूब विज्ञापन भी दिए, लोगों को समझाए थे बहुत, लेकिन समझते नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको समझ में आना चाहिए। और जनरल है काफी नेचर, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए खैर।